मैं एक टॉप टियर खिलाड़ी था, अनगिनत पहचान वाला इंसान। लेकिन मेरे 6 अमीर बहनों ने मुझे ढूंढा तो उन्हें मैं एक गरीब बेसहारा चीज लगा जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। उन्हें लगा कि इतने सालों तक अकेले रहने के बाद मैं जरूर अभाव में रहा हूंगा। इसलिए मेरी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया ने एक कार्ड निकाला और मुझे ऑफर किया। ये बिना लिमिट वाला सप्लीमेंट्री कार्ड है, जो चाहो वो लो, वो सब ले लो जो तुम्हें कभी नहीं मिला। सबकी नजरें मुझ पर थीं, हैरानी के इंतजार में, लेकिन मेरी निगाह बस उस काले कार्ड पर टिकी रही जो अनंत धन और स्नेह का प्रतीक था। शुक्रिया, विक्टोरिया। जैसे ही विक्टोरिया वॉकर को लगा कि मैं उसे लेने वाला हूं, मैंने अपना पुराना लेकिन साफ बैकपैक उठाया। वैसे ठीक है, मेरे पास अपना कार्ड है। वॉकर परिवार जम गया और विक्टोरिया की मुस्कान गायब हो गई। उसने स्वाभाविक रूप से मेरे कार्ड को देखा। उस पर किसी बैंक का नाम नहीं था, बस एक मिनिमलिस्ट रहस्यमयी डिजाइन था जो ऐसा लगा जैसे शुद्ध प्रकाश से उकेरा गया हो। ये कार्ड, उसने इसके बारे में सिर्फ एक बार सुना था, दुनिया के शीर्ष पूंजीपतियों की एक गुप्त मीटिंग में, जहां यूरोप के एक प्राचीन फाइनेंशियल ग्रुप के मालिक ने इसका जिक्र किया था। कहते हैं कि जिस पास ये कार्ड हो वो इतने संसाधन जुटा सकता है कि एक छोटे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ ही समय में हिला सके। तब उसने इसे महज एक कहानी समझकर नकार दिया था। लेकिन अब ये लेजेंडरी कार्ड उसका भाई अपने पुराने बैकपैक से आराम से निकाल रहा था। विक्टोरिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। उसके अपने परिवार के बैंक के अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड को पकड़े हाथ अचानक गर्म और शर्मिंदा से लगे। दूसरी बहन टिफनी वॉकर ने विक्टोरिया को हैरान देखा और मेरे हाथ वाले कार्ड को झांककर मजाक उड़ाया। ईथन, ये कैसा कार्ड है? ये तो बिल्कुल सादा काला है। कितना सस्ता लग रहा है। इस पर बैंक का नाम भी नहीं है। क्या ये कोई गुमनाम डेबिट कार्ड है? क्या इसकी कोई लिमिट भी है? बड़ी बहन की बात सुनो, विक्टोरिया का कार्ड ले लो। ये दुनिया में कहीं भी काम करता है। तुम कुछ भी खरीद सकते हो। विक्टोरिया को होश आया और वो लगभग अपनी बेवकूफ बहन का मुंह बंद करने के लिए झपटी। गुमनाम कार्ड, लिमिट? विक्टोरिया ने टिफनी को घूरा, सोचते हुए, कसम से मेरा मन है तेरा सिर खोलकर देखूं कि मोटरसाइकिल और वीडियो गेम के अलावा इसमें कुछ भरा भी है या नहीं। विक्टोरिया ने गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, ईथन, तुम्हारा ये कार्ड, क्या ये ऑब्सिडियन बैंक का है? मैंने उसे थोड़ा हैरान होकर देखा और सिर हिला दिया। हाँ, लिमिट ठीक ठाक है, काफी है। ठीक ठाक? विक्टोरिया का चेहरा फड़क उठा। उस दिग्गज ने कहा था कि इस कार्ड की रिसोर्स जुटाने की शक्ति को ठीक ठाक तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। उसने चुपचाप अपना ब्लैक कार्ड वापस खींच लिया, जिसे वो कभी सत्ता का प्रतीक मानती थी, और उसके चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगी। ईथन के कार्ड के सामने उसका कार्ड वाकई थोड़ा मामूली लग रहा था। टिफनी अभी भी अनजान थी। ऑब्सिडियन बैंक? ये कौन सा बैंक है? कभी नहीं सुना। क्या ये हमारे परिवार के बैंक से बेहतर है? तीसरी बहन निकोल ने भी विक्टोरिया का अजीब रिएक्शन देखा और मेरे हाथ का कार्ड परखा। हालांकि उसे फाइनेंस की समझ नहीं थी, पर कार्ड की हाईटेक बनावट से उसे सहज महसूस हुआ कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। मिस्टर और मिसेस वॉकर को ऑब्सिडियन बैंक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बड़ी बेटी का हैरान चेहरा देखकर समझ गए कि ये कार्ड जरूर कोई बड़ी चीज है। मिसेस वॉकर ने हिचकिचाते हुए पूछा, ईथन प्यारे, ये कार्ड कहाँ से मिला? मैंने पहले ही वो कार्ड वापस वॉलेट में डाल दिया था और वॉलेट को बैकपैक में फेंकते हुए लापरवाही से कहा। किसी ने दिया था। किसने दिया? मैंने उसे बिना जवाब दिए देखा, बस इतना कहा, मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं ऊपर आराम करने जा रहा हूं। ये कहकर मैंने उन्हें सिर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। मेरा शरीर दुबला था, लेकिन मेरे जाने के बाद लिविंग रूम में सब सन्न रह गए। टिफनी पूरी तरह से चकरा गई थी। सीरियसली विक्टोरिया, अभी क्या हुआ? हमारे छोटे भाई ने तुम्हारा ब्लैक कार्ड ठुकरा दिया। विक्टोरिया ने तब तक अपने भाई को देखा जब तक वो सीढ़ियों से ओझल नहीं हो गया। फिर धीरे से एक सांस छोड़ी। उसने अपनी कनपटी रगड़ी। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। बात यह नहीं कि उसने ठुकरा दिया। वो रुकी, अपने हैरान परिवार को देखते हुए। बात यह है कि शायद हमने उसे कम आंका है। उसने अपना न दिया हुआ ब्लैक कार्ड हाथ में उठाया। ईथन ने जो कार्ड दिखाया उसके सामने, ये एक खिलौना क्रेडिट कार्ड जैसा है। दीदी, क्या आप सीरियस हो? वो सादा काला कार्ड इतना पावरफुल है? टिफनी सीट से उछल पड़ी। विक्टोरिया ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे के हाव भाव ही काफी थे। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा पसर गया। टिफनी सोफे पर गिर पड़ी और खुद से बुदबुदाने लगी, हे भगवान, आखिर मेरा भाई है कौन? अगली सुबह जल्दी टिफनी डाइनिंग रूम में दौड़ती हुई आई। डैड, मॉम, विक्टोरिया, निकोल, अंदाजा लगाओ कल रात मैं उस ऑब्सिडियन बैंक की रिसर्च में कितनी देर जागी। परिवार का पूरा ध्यान फौरन उस पर आ गया। मिस्टर वॉकर ने अखबार नीचे रखा। तुम्हें क्या मिला? बिल्कुल कुछ नहीं। टिफनी कुर्सी पर ढह गई और एक गिलास दूध गटक लिया। इंटरनेट बिल्कुल साफ है, कोई सुराग नहीं। मैंने फाइनेंस के अपने दोस्तों से पूछा, किसी ने नाम तक नहीं सुना। विक्टोरिया, तुम कमाल की हो जो तुमने इसे पहचान लिया। विक्टोरिया धीरे धीरे नाश्ता करती रही, कुछ नहीं कहा। वो भी ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में उस कार्ड की छवि और मेरा शांत चेहरा घूम रहा था। मिस्टर वॉकर ने चिंता में कहा, ईथन उन सब सालों में क्या गुजार कर आया है जब वो हमसे दूर था? वो जो भी गुजार कर आया हो वो हमारा बेटा है।
मिस्टर वॉकर ने मजबूती से कहा। अब से कोई बैंक कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा, हम उसे दबाव में नहीं डालना चाहते। टिफनी की ऊर्जा थोड़ी कम हुई, पर फिर वो संभल गई। कोई बात नहीं, अगर उसे ब्लैक कार्ड में दिलचस्पी नहीं तो किसी और चीज में होगी। मैं आज उसे राइड पर ले जाऊंगी। हाँ हाँ, मेरी नई मोटरसाइकिल आ गई है, सभी लड़कों को बाइक पसंद होती है। निकोल ने शांत कटाक्ष किया। टिफनी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बाइक से इंप्रेस होगा? उसका कार्ड शायद ऐसी पूरी फ्लीट खरीद ले। टिफनी निशब्द रह गई, उसे घूरते हुए। तभी मैं सीढ़ियों से नीचे आया। मिसेस वॉकर ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। ईथन, तुम जाग गए, नाश्ता कर लो। टिफनी पिछले अपमान को भूलकर दौड़ती हुई आई। हे ईथन, क्या मैं तुम्हें आज बाहर ले जाऊं? मेरे पास एक नई मोटरसाइकिल है, मैं तुम्हें राइड पर ले जा सकती हूं। मैं बैठ गया और टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। शुक्रिया टिफनी, लेकिन रहने दो। मुझे अपने कमरे से कुछ लेना है। कुछ लेना है? क्या है वो? मैं मदद कर सकती हूँ, बस कुछ पुरानी चीजें हैं, मैं खुद ले लूंगा। मैं खुद ले लूंगा। टिफनी मेरे पीछे ऊपर आई, ये कहते हुए कि वो रास्ता दिखा रही है, पर असल में वो देखना चाहती थी कि क्या मैं उस कमरे से संतुष्ट हूं जो उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था। शानदार दरवाजा फिर से खोलते हुए टिफनी ने शेखी बघारी। तो ईथन, कैसा लगा? कमरा बढ़िया है ना? हमने इसे सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड से बनवाया है। मेरी नजरें लग्जरी चीजों पर घूमी और मैंने सिर हिलाया, फिर सीधे कोने में रखे एक पुराने सूटकेस की तरफ चला गया। टिफनी थोड़ी निराश दिखी पर उत्सुकता से मुझे देखती रही। मैंने सूटकेस खोला और सबसे नीचे से एक धूल भरी साधारण सी मेटल केस निकाली। ये लैपटॉप जितनी बड़ी थी पर थोड़ी मोटी। टिफनी हैरान थी। ईथन, वो क्या है? तुम्हारा बेशकीमती कलेक्शन। मैंने जवाब नहीं दिया, बस केस के साइड में एक जगह अपनी उंगली से दबा दी। सतह पर अचानक नीली लाइट की एक पतली रेखा उभरी जिसने जल्दी से मेरे फिंगरप्रिंट और आइरिस को स्कैन किया। फिर ढक्कन खामोशी से खुल गया। टिफनी अंदर झांकने लगी और उसकी आंखें सदमे से फटी रह गईं। केस में रखी चीजें उसकी कल्पना से कहीं परे थीं। वो अलग अलग हिस्सों में बंटी थी, गहरे काले मखमली कपड़े से ढकी जहां कई चीजें करीने से रखी थीं। वहां एक घड़ी थी जिसमें बहुत जटिल डायल था, उसके नीलम जैसे कांच के नीचे एक हल्की चमक थी। उसने ऐसी घड़ी सिर्फ एक लेजेंडरी कलेक्शन वाली मैगजीन में देखी थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे एक गुप्त घड़ी साज ने बनाया है। वहां एक पेन भी था, देखने में साधारण सा काला फाउंटेन पेन, लेकिन उसके ढक्कन पर एक गहरा काला हीरा जड़ा था। किसी तरह उसे महसूस हुआ कि उस पेन में ठंडी हाईटेक ऑरा है, जो उसके लैब के टॉप क्लास उपकरणों से भी ज्यादा एडवांस्ड है। ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं थीं, ये एक पोर्टेबल हाईटेक खजाना था। टिफनी का मुंह खुला रह गया। उसने घड़ी की ओर इशारा किया, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। ईथन, ये घड़ी। मैंने लापरवाही से घड़ी उठाई और देखा। ओ, ये किसी बूढ़े ने दी थी, कहा मजे के लिए पहन लेना। मजे के लिए? टिफनी को लगा उसका दिल रुक जाएगा। उसने कांपती उंगली पेन की तरफ की, और ये। मैंने पेन उठाया और अपनी उंगलियों के बीच उसे घुमाया। ये लिखने के लिए है, कभी कभी इसे अस्थायी डिक्रिप्शन डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करता हूं। टिफनी का दिमाग पूरी तरह बंद हो गया। उसने केस में रखी उन पुरानी चीजों को देखा जो नीलामी की जान बन सकती थीं, फिर कमरों में सजी उन लग्जरी चीजों को देखा जिन पर उन्हें इतना गर्व था। अचानक वो सब कपड़े और गहने बेहद भद्दे लगने लगे। ये कमरा उसकी पुरानी चीजों के लायक नहीं था। मैंने केस में से एक छोटी नीली क्रिस्टल स्टोरेज कार्ड निकाली, केस बंद किया और उसे सूटकेस में रख दिया। जब मैं मुड़ा तो देखा टिफनी अभी भी वहीं पत्थर बनी खड़ी थी, चेहरे पर शून्यता थी। टिफनी, क्या हुआ? टिफनी होश में आई। कुछ नहीं थन, तुम्हारा वो केस वाकई बहुत यूनिक है। वो रोना चाहती थी पर आंसू नहीं थे। उसे समझ आ गया कि कल जब विक्टोरिया ने अपना ब्लैक कार्ड वापस लिया होगा तो उसे कैसा लगा होगा। उन्हें लगा था कि उनका भाई यहां लग्जरी का अनुभव लेने आया है, लेकिन असल में वो उन्हें अपनी अमीरी दिखाने आया था, ऐसे अंदाज में जिसे वो समझ भी नहीं सकते थे। मैंने बस सिर हिलाया और स्टोरेज कार्ड लेकर बाहर आ गया। टिफनी मेरे पीछे पीछे आई, पूरी तरह हैरान। डाइनिंग रूम में बाकी परिवार उसकी सदमे वाली हालत देख हैरान था। टिफनी को क्या हुआ? टिफनी कुर्सी पर ढह गई, उसकी आंखें बेजान थीं। मम्मी, डैड, मुझे लगता है हमने ईथन के लिए जो तैयारियां की हैं वो बहुत मामूली हैं। उसके पुराने बक्सों में जो सामान है वो हमारे पूरे परिवार के तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती है। विक्टोरिया के हाथ में चम्मच लिए हुए जम गए। निकोल के चॉपस्टिक्स हवा में ही ठहर गए। मिस्टर और मिसेज वॉकर ने उलझन में एक दूसरे की ओर देखा। टिफनी ने दर्द से अपना सिर थाम लिया। मुझे लगता है अपनी नई बाइक मैं खुद ही रख लूंगी। भाई का छोटा मेटल केस खुलते ही उसकी दुनिया फिर से बिखर कर संभल गई। अपने बिछड़े भाई पर प्यार लुटाने की कोशिश अब ऐसी लग रही थी जैसे हम ही उसके सामने बहुत छोटे पड़ रहे हैं। नाश्ता खत्म हुआ और टिफनी अभी भी गहरे सदमे में थी। जब मैं चुपचाप दूध पी रहा था, मिसेज वॉकर मुझे देख रही थी। ईथन, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तुम्हारे पिता और मैंने चर्चा की है। सेंट जूड्स प्रेप शहर का सबसे बेहतरीन प्राइवेट स्कूल है। हम सोच रहे थे कि तुम वहां जूनियर की तरह शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारा क्या सोचना है? उनके इतना कहते ही पूरा परिवार मुझे देखने लगा। टिफनी सदमे से बाहर निकली। परेशान मत हो ईथन, सेंट जूड्स के हमारे परिवार से अच्छे संबंध हैं। मैंने वहीं से पढ़ाई की है। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा
तो मैं संभाल लूंगी, और पढ़ाई में कोई दिक्कत आए तो मेरे पास आना, विक्टोरिया ने कहा। उन्हें लगा यह बिल्कुल सामान्य प्रस्ताव था और वे तैयार थे कि मैं नर्वस होऊंगा या मना कर दूंगा। मैंने दूध का गिलास नीचे रखा और मिसेज वॉकर की ओर देखा। मेरा लहजा हमेशा की तरह शांत था। प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, पर इसकी जरूरत नहीं है। मिसेज वॉकर हैरान रह गई। ईथन, क्या तुम्हें डर है कि तुम तालमेल नहीं बिठा पाओगे? कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे ट्यूटर रख लेंगे। मैंने अपना सिर हिलाया और अपने झोले से एक पतली फोल्डर जैसी डिवाइस निकाली। स्क्रीन पर कुछ बार टैप करने के बाद मैंने उसे परिवार की ओर घुमा दिया। मैंने अपनी बुनियादी शिक्षा पहले ही पूरी कर ली है। ये रहे मेरे कुछ सर्टिफिकेशन। वॉकर परिवार के लोग उत्सुकता से आगे झुक गए। स्क्रीन पर कई डिजिटल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट्स थे जो सब अंग्रेजी में थे। निकोल की नजर सबसे तेज थी। उसने पास से देखा और उसकी सांसें थम गईं। MIT ओपन कोर्स वेयर एडवांस सर्टिफिकेशन, स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम, और क्या ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल है। जैसे जैसे वह नाम पढ़ती गई, कमरा और शांत होता गया। विक्टोरिया को इन उपलब्धियों का वजन पता था। ये किसी भी सामान्य छात्र की पहुंच से बहुत दूर थे, खासकर स्वतंत्र प्रतियोगी के तौर पर जीता गया ओलंपियाड गोल्ड मेडल, जो बेहद प्रतिष्ठित होता है। विजेताओं को अक्सर बड़ी रिसर्च लैब्स खुद चुनती हैं। टिफनी को बारीकियां नहीं पता थीं, पर उसने MIT और स्टैनफोर्ड का नाम तो सुना ही था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक मिनट रुको। ईथन, क्या तुम गांव के पिछड़े इलाके में नहीं रहते थे? तुम्हें यह सब कहां से मिला? मिस्टर और मिसेज वॉकर पूरी तरह दंग थे। वे स्क्रीन पर चमकती उपलब्धियों और अपने बेटे को बारी बारी देख रहे थे। उनका दिमाग ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने डिवाइस हटाई और सपाट लहजे में कहा, मेरे पास खाली समय था तो मैंने खुद ही कुछ चीजें सीख लीं। सर्टिफिकेट्स तो बस साथ साथ मिलते गए। वॉकर परिवार स्तब्ध रह गया। टिफनी को लगा जैसे किसी ने उसके घुटने पर गोली मार दी हो। डैड ने कॉलेज भेजने के लिए मुझे कितना परेशान किया, और मेरे भाई का खाली समय के कामों का नतीजा मुझे पूरी तरह मात दे रहा था। मिसेज वॉकर का मुंह खुला रह गया। वे अपनी आवाज खोजने में वक्त ले रही थीं। खैर ईथन, अब तुम्हारे क्या प्लान हैं? क्या तुम सीधे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहोगे? तुम्हारे पिता और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, अभी तो नहीं। अगर स्कूल को जरूरत हो तो मैं गेस्ट लेक्चरर बन सकता हूं, अपने अनुभव साझा कर सकता हूं। एक लेक्चरर, सेंट जूड्स में गेस्ट लेक्चरर। टिफनी के दिमाग में एक तस्वीर उभरी कि उसके निकम्मे दोस्त ऑडिटोरियम में बैठे हैं और मेरा भाई उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा रहा है, या फिर एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स पर लेक्चर दे रहा है। यह सोचना ही इतना भयानक था कि बयां नहीं किया जा सकता। उसे डर था कि वे वहीं मर न जाएं। तो ईथन, तुम्हें अब हाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैंने जो सीखना था सीख लिया। मिस्टर वॉकर ने अपनी कनपटी रगड़ी। उन्होंने दशकों तक बिजनेस की दुनिया देखी थी, सब कुछ देखा था, पर अपने बेटे जैसा कभी नहीं देखा था। चूंकि ईथन ने पढ़ाई पूरी कर ली है, वह सेंट जूड्स नहीं जाएगा। भविष्य के लिए ईथन, तुम जो चाहो कर सकते हो। परिवार तुम्हारा साथ देगा। उसके लिए बनाई गई उनकी सारी योजनाएं उसकी काबिलियत के आगे ढह गई थीं। वॉकर परिवार के खोए हुए बेटे के लौटने की खबर शहर के रईसों में फैल गई और आमंत्रणों की बारिश होने लगी। मिसेज वॉकर ने लिंच परिवार द्वारा आयोजित एक चैरिटी गाला चुना, यह तय करते हुए कि यही मेरा सोशल सर्कल में आधिकारिक परिचय होगा। कार से उतरने से पहले मेरे माता पिता मुझे सलाह देने लगे, ईथन, घबराओ मत, बस अपनी माँ के साथ रहना। मैंने धीरे से सिर हिलाया। बैंक्वेट हॉल के अंदर जैसे ही हमारे माता पिता और मैं एंट्री हुई, पूरी महफिल की निगाहें हम पर टिक गईं। बहुत से लोग बातचीत करने के लिए आने लगे। उनकी नजरों में उत्सुकता और परख दोनों थी। मैं बस अपने माता पिता के साथ खड़ा रहा, संक्षिप्त, विनम्र पर दूरियां बनाए रखने वाले जवाब देता रहा। लिंच परिवार के बेटे ब्रैंडन लिंच के आसपास खड़े कुछ युवाओं ने मेरी तरफ देखा। ब्रैंडन ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े। वह टिफनी को पसंद करता था और मुझसे उसे स्वाभाविक नफरत थी। उस बच्चे को जिसे ये गांव से खींच लाए हैं, शायद उसे फ्रेंच मेन्यू पढ़ना भी नहीं आता होगा। उसने वाइन का गिलास उठाया और मेरी तरफ चल पड़ा। मिसेज वॉकर, ये ईथन है ना? यह काफी हैंडसम है, ब्रैंडन ने मुस्कुराकर कहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में थोड़ी सी श्रेष्ठता का भाव था। ईथन, क्या यह ऐसी पार्टी में तुम्हारी पहली बार है? क्या तुम यहां ढल रहे हो? अगर कुछ समझ ना आए तो बेझिझक मुझसे पूछना। मिसेज वॉकर ने हल्की भौहें सिकोड़ी। वे कुछ बोलने ही वाली थीं कि मैंने ब्रैंडन की ओर देखा। मैं ठीक हूं। ब्रैंडन मेरी शांत भावहीन नजरों से हैरान था। उसे लगा जैसे उसने किसी तकिए पर मुक्का मारा हो। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जानबूझकर एक वेटर से बहुत ही शानदार फ्रेंच में बात की, एक गिलास शैंपेन प्लीज। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा। ईथन, तुम क्या पीना चाहोगे? क्या मैं तुम्हारे लिए अंग्रेजी में ऑर्डर दूं? आसपास के लोग समझ गए कि ब्रैंडन जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रवेश द्वार पर थोड़ी हलचल हुई। सूट पहने हुए कुछ विदेशी मेहमान। उनका रुतबा स्थानीय बिजनेस मैग्नेट से बिल्कुल अलग था। वे अंदर आए। मिस्टर लिंच उन्हें रिसीव करने भागे। उनमें से एक सफेद बालों वाले सज्जन ने किसी को ढूंढते हुए कमरे का जायजा लिया। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो चेहरा खिल उठा। वे सीधे मेरी ओर चल पड़े।
मिस्टर लिंच और ब्रैंडन को पूरी तरह अनदेखा करते हुए वे सज्जन मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। ईथन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहां मिलोगे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ये सज्जन एक प्राचीन यूरोपीय फाइनेंशियल समूह के प्रतिनिधि थे, इतने बड़े आदमी कि मिस्टर लिंच को भी उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। और उन्होंने अभी अभी वॉकर परिवार के उस बेटे से इतनी आत्मीयता से बात की थी। मिसेज वॉकर भी हैरान थीं। ब्रैंडन की मुस्कुराहट जम गई और उसका वाइन का गिलास हाथ से छूटते छूटते बचा। मिस्टर विंसेंट, काफी समय हो गया। मेरी फ्रेंच बहुत ही शानदार और शुद्ध पेरिसियन लहजे वाली थी, जो ब्रैंडन के बनावटी उच्चारण से कहीं ऊपर थी। मिस्टर विंसेंट जोर से हंसे और अपनी मातृभाषा में बात करने लगे। वे तेजी से ग्लोबल इकोनॉमी और टेक फील्ड के नए बदलावों पर चर्चा करने लगे। वे मेरी राय को बहुत महत्व दे रहे थे। मैंने बड़े ही सहज तरीके से जवाब दिया और मेरी कई बातों पर मिस्टर विंसेंट सिर हिलाकर सहमत होते रहे। हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे आसपास कोई न हो और भीड़ दंग रह गई थी। क्या यही वो लड़का था जो गांव से आया था और फ्रेंच नहीं जानता था? उसकी भाषा और ज्ञान कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति से बेहतर था। ब्रैंडन का चेहरा लाल हुआ और फिर पीला पड़ गया। वह किसी बेजान सीनरी की तरह खड़ा था, इतना शर्मिंदा कि काश वह जमीन में धंस जाता। थोड़ी देर पहले वह फ्रेंच मेन्यू न पढ़ने के लिए मेरा मजाक उड़ा रहा था और अब मैं एक यूरोपीय टाइकून के साथ बेफिक्र होकर गप्पे मार रहा था। टिफनी कहीं से प्रकट हुई और मिसेज वॉकर के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे इतनी अच्छी तरह बात करते देख उसने एक्साइटेड होकर कहा, माँ, मेरे भाई को देखो, क्या वह कमाल नहीं है? मिसेज वॉकर अपने तेजस्वी बेटे को देख रही थीं। उन्हें गर्व भी था और वे हैरान भी थीं। मिस्टर विंसेंट और मैं कुछ मिनट तक और बात करते रहे, जब तक कि उनके असिस्टेंट ने उन्हें उनके शेड्यूल की याद नहीं दिलाई। जाने से पहले उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड दिया। मैंने उसे शांति से स्वीकार किया। जैसे ही मिस्टर विंसेंट गए, भीड़ की नजरों में हैरानी और बढ़ गई। ब्रैंडन का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता है कि जमीन उसे निगल जाए। मैंने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। मेरा भाव शांत था और मैंने अंग्रेजी में कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ऑर्डर खुद कर सकता हूं। ब्रैंडन को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोर का तमाचा मारा हो। उसे अपमान का कड़वा एहसास हो रहा था। टिफनी ने दबी हुई हंसी हंस दी, जिससे भीड़ में भी कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और न सह पाने के कारण ब्रैंडन वहां से भाग निकला। मैंने जूस का गिलास उठाया और ऐसे घूंट भरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टिफनी मेरे पास आई और मुझे थम्स अप दिया। ईथन, तुम बहुत ही शानदार थे। आज से मैं तुम्हारी टीम में हूं। मैंने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। इस गाला में अपनी काबिलियत से मैंने उन सभी लोगों को मजाक बना दिया था जो मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। वॉकर परिवार के नौजवान बेटे ने हाई सोसाइटी में कदम रखा था और वह एक यादगार एंट्री थी। श्रीमती वॉकर मुझसे बात भी नहीं कर पाई थीं कि उनकी तीनों बेटियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। विक्टोरिया का चेहरा ठंडा पड़ा था। उसकी तेज नजरें पूरे कमरे में घूम रही थीं। ये सब क्या हो रहा था? मैं उम्मीद करती हूं कि ये पहली और आखिरी बार होगा। ईथन मेरा भाई है, वॉकर परिवार का असली वारिस। जो कोई भी उसे दुखी करेगा वो पूरे वॉकर परिवार को दुखी करेगा। कमरे में जो फुसफुसाहट शुरू हुई थी वो पल भर में शांत हो गई। विक्टोरिया बिजनेस की दुनिया में एक दबंग हस्ती मानी जाती थी और उसकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूसरी बहन टिफनी कम शब्दों में यकीन नहीं रखती थी। उसने अपनी काल्पनिक आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। क्या तुम सबने सुना, मेरा भाई ईथन? अगर किसी ने फिर कभी उसके साथ ऐसा घटिया बर्ताव करने की हिम्मत की तो उन्हें सबसे पहले मेरे घूंसों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने मुट्ठी भिंची और उन नौजवानों की तरफ घूर कर देखा जो ब्रैंडन के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने जल्दी से नजरें झुका लीं। तीसरी बहन निकोल ने अपने चश्मे को ठीक किया। उसकी आवाज ठंडी थी। डेटा एनालिसिस बताता है कि बुराई करना और लोगों से अलग थलग करना मानसिक रूप से काफी असर डालता है। वॉकर कॉरपोरेशन का लीगल डिपार्टमेंट काफी खाली बैठा है। उन्हें मानहानि के कुछ मुकदमों की प्रैक्टिस करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। तीनों बहनें, तीनों का अंदाज अलग, लेकिन भाई की रक्षा के लिए तीनों एक थीं। वे तीन रक्षक देवियों की तरह खड़ी थीं, मेरी सुरक्षा में और सबके सामने मेरा रुतबा साफ कर रही थीं। जो लोग कानाफूसी कर रहे थे कि वो तो बस एक किस्मत वाला गरीब बच्चा है, उन लोगों ने अब ये सोचना ही छोड़ दिया था। श्रीमती वॉकर इस नजारे को देखकर काफी खुश और भावुक थीं। उन्होंने मिस्टर वॉकर की आस्तीन खींची। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। अच्छा है कि लड़कियों को अपने भाई की हिफाजत करना आता है, भले ही वो थोड़ी ज्यादा परवाह कर रही हों। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो पूरी दुनिया से जंग छेड़ने को तैयार बैठी हों। मिस्टर लिंच बात संभालने के लिए जल्दी से आए। विक्टोरिया, टिफनी, निकोल, कृपया शांत हो जाइए। ये बस बच्चे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। मैंने पहले ही ब्रैंडन को अपने किए पर पछतावा करने के लिए घर भेज दिया है। ईथन बेटा, तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। मुझे उसकी तरफ से माफी मांगने दो। विक्टोरिया का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। मिस्टर लिंच, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हैं। हम बस ये नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा कभी हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, घबराओ मत। ईथन, तुम्हारी बहन यहाँ है। क्या खाना पसंद करोगे? मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। वहां कुछ छोटे केक रखे हैं, मैंने जांच ली है, उसमें जहर नहीं है। शुक्रिया टिफनी, मुझे भूख नहीं है।
निकोल ने शांति से मुझे गर्म पानी का एक गिलास दिया। तुम काफी देर से बोल रहे हो, पानी पी लो। मैंने उससे पानी ले लिया। शुक्रिया, निकोल। मेरी तीनों बहनें मेरी बारीकी से देखभाल कर रही थीं। जब मेरा मन फल खाने का हुआ तो टिफनी दौड़ कर गई। तुम बैठो। ईथन, मैं लाती हूँ। कौन सा चाहिए? ये वाला, वो वाला, मैं सब ले आती हूँ। जब मुझे माँ से बात करनी थी तो विक्टोरिया ने रास्ता खाली कर दिया। उसकी नजरें आसपास ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई हमलावर किसी भी पल सामने आ जाएगा। मुझे थोड़ी लाचारी महसूस हो रही थी, लेकिन बहनों को इस तरह एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करते देखना और मेरी फिक्र करना थोड़ा अजीब पर अच्छा था। मेरे अंदर की कोई सख्त चीज थोड़ी पिघल गई थी। बाकी गाला के दौरान मैं शायद उस पूरे कमरे में सबसे खाली इंसान था। जो कोई भी मुझसे बात करने की कोशिश करता, उसे वॉकर बहनों की घूरती नजरें या उनकी बातों का सामना करना पड़ता। मुझे बस चुपचाप बैठना था। जो खाना और ड्रिंक्स वो लाती उन्हें स्वीकार करना था और बाकी लोगों की ईर्ष्या या हैरानी भरी नजरों को झेलना था। ये सब तब तक चला जब तक गाला खत्म हुआ और हम कार में घर की तरफ निकले। कितना मजा आया, देखा तुमने उनके चेहरे? हाँ हाँ, अब देखते हैं कि मेरे भाई को कम समझने की हिम्मत कौन करता है। विक्टोरिया ने अपनी कनपटी रगड़ी। उसे अपनी बहन का शोर पसंद नहीं आया, पर उसने रोका नहीं। निकोल ने गंभीरता से मुझसे कहा, ईथन, अगर तुम्हें कभी कोई परेशान करे या कोई भी बात बुरी लगे तो हमें तुरंत बताना। मैंने कार की खिड़की के बाहर से गुजरती नियॉन लाइट्स को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मिस्टर वॉकर, जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने रियरव्यू मिरर में अपने बेटे को अपनी 3 बेटियों से घिरा देखा और मुस्कुराए बिना न रह सके। खैर, भले ही ये लाड़ प्यार थोड़ा ज्यादा था, पर बुरा नहीं था। कम से कम अब उनके बेटे को कोई तंग नहीं कर पाएगा। इस बीच मैं, जिसे इतनी हिफाजत से रखा जा रहा था, खुद से सोच रहा था, अगली बार अगर ऐसा कोई गाला होगा तो मुझे कोई बहाना ढूंढ कर नहीं जाना चाहिए। यहाँ काफी शोर है। अगली सुबह वॉकर परिवार का बटलर अल्फ्रेड मेरे कमरे के बाहर एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके पीछे एक मेड एक ट्रे में बेहतरीन नाश्ता लिए खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। युवा मालिक, क्या आप जाग गए हैं? आपका नाश्ता लाया गया है। अंदर से थोड़ी आवाज आई और दरवाजा खुला, पर उसे मैंने नहीं खोला था। वह 20 साल की एक युवती थी जिसके नैन नक्श बहुत नाजुक थे। अल्फ्रेड चौंक गया। और आप कौन हैं? युवती ने बस सिर हिलाया। उसकी आवाज छोटी और साफ थी। क्लोई, युवा मालिक की असिस्टेंट। उसने तो कभी सुना ही नहीं था कि युवा मालिक का कोई असिस्टेंट है। उसने अनायासी कमरे के अंदर झांका और देखा कि मैं पहले ही तैयार होकर खिड़की के पास एक छोटी मेज पर बैठा था। मेरे सामने एक पतली सी लैपटॉप थी जिसकी स्क्रीन पर तेजी से डेटा चल रहा था। बगल में एक पौष्टिक सप्लीमेंट का आधा गिलास था। रात को स्टाफ ने जो महंगी सजावट की थी उसे कहीं और रख दिया गया था। पूरा कमरा बेहद साफ और व्यवस्थित था, बिल्कुल किसी लेबोरेटरी की तरह ठंडा। क्लोई एक तरफ हट गई। नाश्ते की जरूरत नहीं है, युवा मालिक पहले ही नाश्ता कर चुके हैं। अल्फ्रेड ने उस अजीब से सप्लीमेंट ड्रिंक को देखा, फिर मेड के ट्रे में रखे खुशबूदार ओट्स और पेस्ट्री को। वह झिझका, लेकिन ये तो मैडम के कहने पर खास तौर पर रसोई में तैयार हुआ था। ये बहुत पौष्टिक है। क्लोई ने उसकी बात काट दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं युवा मालिक के खाने की जिम्मेदारी लेती हूँ, जो कि पूरी तरह पोषण से भरपूर है। इन चीजों में चीनी और कैलोरी बहुत ज्यादा है, जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक नहीं है। ट्रे पकड़े हुए मेड डर गई। अल्फ्रेड ने सोचा, मेरी 10 कुक सर्विस में ये पहली बार है कि किसी ने वॉकर परिवार के शेफ के स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया है। तभी मैंने काम खत्म किया, लैपटॉप बंद किया और उनकी तरफ गया। अल्फ्रेड ने जल्दी से एक मुस्कान ओढ़ी। युवा मालिक, इस नाश्ते के बारे में। क्लोई की बात सुनो, मैंने संक्षेप में कहा। अल्फ्रेड की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। क्लोई पहले से ही सब कुछ संभाल रही थी। इसके अलावा मैं युवा मालिक के कपड़े धोने और कमरा साफ रखने की भी जिम्मेदारी लूंगी। बाकी स्टाफ को बता दें कि बिना अनुमति के कमरे में ना आए। क्या कुछ और? नहीं, कुछ और नहीं, अल्फ्रेड ने सहज ही जवाब दिया और वहां से निकला। गलियारे में मेड फुसफुसाई, अल्फ्रेड वो असिस्टेंट, क्लोई वो कितनी। परिवार के मामलों पर चर्चा करना हमारा काम नहीं है। वह डाइनिंग रूम लौटा और मिस्टर और मिसेज वॉकर को सुबह की घटना बताई जो नाश्ता कर रहे थे। स्थिति यह है, सर, मैडम, लगता है युवा मालिक को घर के स्टाफ की सर्विस की जरूरत नहीं है। एक असिस्टेंट, ईथन अपने साथ एक असिस्टेंट लाया है और नाश्ता भी। वो कोई पौष्टिक सप्लीमेंट पीता है। कैसा सप्लीमेंट? क्या वो पीने में भी अच्छा होता होगा? क्या बाहर उसने इतना बुरा वक्त देखा है कि उसे बेस्वाद खाना खाने की आदत पड़ गई है? बिल्कुल नहीं। मैं उसे हमारे शेफ का खाना चखा कर रहूंगी, टिफनी ने कहा और उठने लगी। बैठी रहो, मिस्टर वॉकर ने आदेश दिया। क्या तुमने अल्फ्रेड की बात नहीं सुनी? उसका असिस्टेंट बहुत प्रोफेशनल है। जाकर कोई मुसीबत मत खड़ी करना, टिफनी ने पलटकर कहा। मैं कैसे मुसीबत खड़ी कर रही हूं? मैं तो बस उसकी फिक्र कर रही हूं। निकोल ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। अल्फ्रेड के वर्णन के अनुसार क्लोई का व्यवहार बहुत ही कुशल है, जिससे लगता है कि उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। ईथन की लाइफस्टाइल शायद हमसे अलग हो। बदलाव थोपने से गलत प्रतिक्रिया मिल सकती है। ईथन जो चाहता है वही होगा, मिस्टर वॉकर ने अल्फ्रेड को निर्देश दिया।
अब से युवा मालिक से जुड़ी हर बात उनके और उनकी असिस्टेंट की पसंद के हिसाब से की जाएगी। जी सर, अल्फ्रेड ने झुककर जवाब दिया। टिफनी कुर्सी पर गिरते हुए बुदबुदाई। मैं तो बस चाहती थी कि वो कुछ अच्छा खाए। कुछ देर बाद जब विक्टोरिया काम पर जा रही थी, वह बगीचे से गुजरी और देखा कि क्लोई टैबलेट पर कुछ लिख रही थी, जबकि मैं एक कीमती ऑर्किड के सामने खड़ा था, धीरे से उसकी पत्तियां छू रहा था। क्लोई ने रिपोर्ट दी, सर, मिट्टी की नमी 0.7% से ज्यादा है। धूप का एक्सपोजर आज 5 मिनट बढ़ाना होगा। इसके अलावा तीसरी पत्ती के नीचे कुछ कीट देखे गए हैं, उन्हें मार्क कर दिया गया है। मेरी सलाह है कि नेनोजो 5 मिलीलीटर बायो एजेंट 3 लगाया जाए। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, इसे देख लो। विक्टोरिया वहीं रुक गई। उसे लगा जैसे उसके भाई की दुनिया और उनकी दुनिया अलग अलग डायमेंशन में जी रही है। वह चुपचाप वहां से निकल गई। लंच के समय क्लोई और मैं डाइनिंग रूम में नहीं आए। अल्फ्रेड रिपोर्ट देने आया। मिस क्लोई ने युवा मालिक के लिए लंच तैयार करने के लिए किचन का इस्तेमाल किया। वह ऊपर भेज दिया गया है। श्रीमती वॉकर ने मेज पर फैले खाने को देखा और आह भरी। वह बहुत ही आत्मनिर्भर है। टिफनी ने मेज पर सजा खाना देखा और अचानक उसकी भूख मर गई। मुझे ये देखना है कि उसके असिस्टेंट का बनाया वो पौष्टिक खाना कैसा होता है। पहली बार पूरे वॉकर परिवार को एहसास हुआ कि इस लड़के को शायद उनकी जरूरत थी। टिफनी सोफे पर लेटी गेम खेल रही थी, तभी उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। ये उसके दोस्तों का ग्रुप चैट था। टिफ, ट्विटर चेक कर, तुम्हारा भाई ट्रेंड कर रहा है। असली वॉकर लड़का कितना हैंडसम है। ये किस मीडिया आउटलेट ने खींची है? एंगल थोड़ा अजीब है, पर कसम से वो बहुत हॉट है। टिफनी की धड़कनें तेज हो गईं। ये सब क्या हो रहा था? उसने ट्रेंडिंग लिस्ट देखी और सच में वहां #वॉकर इंस्टेंस लिखा था। उसे खोलने पर चैरिटी गाला की कुछ अनकही तस्वीरें दिखीं। कमेंट सेक्शन तो पहले से ही फट रहा था। हे भगवान, क्या ये वही लड़का है जिसे उन्होंने कहीं दूर से ढूंढा था? वो बहुत खूबसूरत है, आंखों के लिए एक दावत है। मुझे 3 मिनट दो। मुझे इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या ये थोड़ा घमंडी दिखता है? इसके चेहरे पर लिखा है कि मुझे सबसे नफरत है। अरे देखो, कोई जल रहा है। उसे घमंडी होने का पूरा हक है। टिफनी ने कमेंट्स पढ़े, खासतौर पर आलोचना वाले, और उसका गुस्सा भड़क उठा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसे बात करने की? मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगी। पर जैसे ही उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखीं, पेज अटक गया और फिर जबरदस्ती रिफ्रेश हो गया। ट्रेंडिंग टॉपिक गायब हो चुका था। वो हैशटैग जो कुछ पल पहले तक हलचल मचा रहा था, अब वो पेज नॉट फाउंड बता रहा था। टिफनी हैरान होकर घूरने लगी। उसने ऐप रिलोड की, लेकिन टॉपिक ट्रेंडिंग लिस्ट से ऐसे गायब था जैसे कभी था ही नहीं। जब उसने कीवर्ड सर्च किए तो उससे जुड़ी ट्वीट्स रियल टाइम में गायब हो रही थीं। क्या वॉकर कॉर्प की पीआर टीम इतनी तेजी से काम कर सकती है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने फैमिली ग्रुप चैट खोली और एक मैसेज भेजा। किसने इसे हटाने का आदेश दिया? काफी तेज था। विक्टोरिया ने फौरन जवाब दिया। कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? निकोल ने जोड़ा। टिफनी, मैं अभी लैब में थी। पीआर विभाग को ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। उस शाम क्या हुआ था? जब विक्टोरिया और निकोल घर पहुंची, टिफनी ने वो घटना बताई। विक्टोरिया ने तुरंत पीआर हेड को फोन लगाया, जो खुद उलझन में था। उसने कहा कि वो इस मुद्दे की रिपोर्ट करने ही वाला था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, टॉपिक साफ हो चुका था और सफाई बहुत ही बारीकी से की गई थी। हमारे लोग नहीं थे, परिवार नहीं था, तो किसने किया? किसी नेक इंसान ने। मैं जो चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था, नजर तक नहीं उठाई। बहुत शोर था। मैंने उसे हटवाया। मेरी उंगली मेरी टैबलेट स्क्रीन पर सहजता से चली। लिविंग रूम में सन्नाटा पसर गया। पांचों वॉकर की नजरें मुझ पर टिक गईं। उसने ये कैसे हटाया? वो तो इतनी देर से बस किताब पढ़ रहा था। टिफनी का मुंह इतना खुल गया था कि उसमें एक अंडा समा जाए। ईथन, तुमने ये कैसे किया? मैंने अपनी पलकें उठाईं और उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहा हूं, क्या ये मुश्किल था? मैंने एक मैसेज भेजा। मैंने सादगी से कहा, मैसेज भेजा। तुम किसे मैसेज करोगे कि ट्विटर ट्रेंड पलक झपकते ही बिना निशान छोड़े गायब हो जाए? विक्टोरिया ने ऑब्सिडियन बैंक कार्ड के बारे में सोचा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या उसने सिर्फ एक मामूली गॉसिप ट्रेंड को हटाने के लिए उस कार्ड के पीछे के संसाधनों का इस्तेमाल किया? निकोल की आंखों में गहरी जिज्ञासा चमक उठी। उसे लगा कि उसके छोटे भाई को जानने का उसका सफर अब एक नए और दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। मिस्टर और मिसेस वॉकर ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी हैरानी और उलझन थी। टिफनी सोफे पर मेरे बगल में झपटी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ईथन, सच बताओ, क्या तुम ट्विटर के सीईओ को जानते हो या तुम कोई सीक्रेट टॉप लेवल हैकर हो? मैंने अपनी किताब बंद की, खड़ा हुआ और उसकी बहुत ज्यादा उत्सुक नजरों से बचकर निकल गया। मेरा लहजा सपाट रहा। मैं बस कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो डेटा क्लीन अप का काम करते हैं। ये कहकर मैं अपनी किताब लेकर ऊपर चला गया। मैंने वॉकर परिवार को लिविंग रूम में पत्थर जैसा बना दिया। डेटा क्लीन अप करने वाले कैसे दोस्त होते हैं जो ट्विटर ट्रेंड को कचरे की तरह साफ कर सकते हैं? खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मेरा भाई यहां फैमिली रियूनियन के लिए नहीं आया, वो हमें असलियत दिखाने आया है। टिफनी ने बुदबुदाया। विक्टोरिया ने अपनी दुखती कनपटी रगड़ी और सोफे पर पीछे झुक गई।
पहली बार उसे लगा कि अरबों डॉलर की कंपनी चलाना अपने भाई के व्यवहार को समझने से कहीं ज्यादा आसान है। मिस्टर वॉकर ने अल्फ्रेड को निर्देश देने से पहले एक लंबा सन्नाटा लिया। अब से हमें ईथन के बारे में ऑनलाइन जानकारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि क्या करना है। उसे आखिरकार समझ आ गया। वे अपने बेटे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा एक परमाणु स्तर का रक्षा कवच था। उस पर लाड लुटाने की ये कोशिश डरावनी और मजाकिया साबित हो रही थी। इस बीच इन सबकी वजह मैं अपने कमरे में लौटा और क्लोई को एक सीधा सा आदेश दिया। भविष्य में ऐसी किसी भी बेकार की जानकारी को सीधे हैंडल कर लेना। जी सर। ऐसा लगा जैसे मैंने बस एक मक्खी को मारा हो। देर रात मिस्टर वॉकर अपनी स्टडी में बैठे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर माथे पर बल लिए। उस पर मेरे पिछले 18 वर्षों की जांच रिपोर्ट थी, जो लगभग पूरी तरह खाली थी। जांच अज्ञात प्रतिरोध से टकराई, बार बार उच्च स्तरीय जानकारी फायरवॉल को सक्रिय किया। आगे की पूछताछ बंद करने की सलाह दी जाती है। जोखिम का स्तर अत्यधिक उच्च। काश। मिस्टर वॉकर ने अपना माथा रगड़ा, लाचारी की एक लहर महसूस करते हुए। ये बेतुका था कि वॉकर परिवार के मुख्य संसाधनों को जुटाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने साफ कर दिया था कि उनका लंबे समय से खोया बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्टडी के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। डैड, अभी भी जाग रहे हो? विक्टोरिया अंदर आई, गर्म दूध का गिलास लिए हुए। अभी भी ईथन के अतीत के बारे में देख रहे हो? कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर सब मिटा दिया गया है। काश। विक्टोरिया ने मेज पर दूध रखा, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। डैड, मैं सहमत हूं। ईथन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कार्ड मैंने बाद में हमारे सर्कल के एक सीनियर व्यक्ति से चुपचाप पूछा था। उसने इशारा किया कि वो एक ट्रांसेंडेंट लेवल पास है और उसका धारक अकल्पनीय शक्ति रखता है। मिस्टर वॉकर का दिल धड़कना भूल गया। उन्होंने धुंधला सा इस अवधारणा के बारे में सुना था, जो एक ऐसे छिपे हुए सर्कल का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में आम समाज के नीचे से दुनिया को नियंत्रित करता है। और उसकी असिस्टेंट क्लोई, उसका पोस्चर और हरकतें, पूरी संभावना है कि वो किसी टॉप टियर सुरक्षा फर्म से है या उससे भी अधिक विशिष्ट पृष्ठभूमि रखती है। पिता और पुत्री सन्नाटे में डूब गए। तो वॉकर परिवार एक ऐसी चीज वापस ले आया है। विक्टोरिया को समझ नहीं आया कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करे। डैड, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो ये सब साल कैसे बिताएगा जब वो दूर था। चाहे वो कोई भी हो, वो हमारा बेटा है। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो हम नहीं पूछेंगे। अगर उसे परिवार चाहिए तो हम उसका परिवार बनेंगे। टिफनी, निकोल और मैं भी ऐसा ही महसूस करते हैं। बस ये लगता है कि हमारे पास उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं है। तब हम उसके पीछे बिना शर्त खड़े रहेंगे जब उसे हमारी जरूरत होगी। अगर वो एक साधारण इंसान बनना चाहता है तो हम उसके साथ साधारण तरीके से पेश आएंगे। अगली सुबह नाश्ते पर सबने मुझे एक जटिल विस्मय के साथ देखा। मैंने अपने चम्मच रखे और मिस्टर वॉकर को देखा। मैं आज बाहर जाना चाहता हूं। कहाँ? क्या मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेजूं? नहीं, अपनी बहन को साथ ले जाओ। विक्टोरिया तुरंत सीधी होकर बैठ गई। मैंने अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, क्लोई ड्राइव करेगी। ठीक है, सुरक्षित रहना। जल्दी वापस आना, मिस्टर वॉकर ने कहा। उनकी बातों में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। आखिरकार उनका बेटा शायद पूरी वॉकर सुरक्षा टीम से कहीं ज्यादा सक्षम था। क्लोई और मेरे जाने के बाद ही परिवार अंततः रिलैक्स हुआ। हाँ, ईथन के साथ नाश्ता करना डैड के साथ बोर्ड मीटिंग से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण है। टिफनी ने फुसफुसाया। मिस्टर वॉकर ने उसे घूरा, लेकिन गुप्त रूप से सहमत थे। उन्होंने खिड़की के बाहर उस दिशा में देखा जहां उनका बेटा गया था। उनके दिल में सदमा और गर्व का मिला-जुला एहसास था। कुछ घंटों बाद क्लोई और मैं घर लौट आए। मैं एक सादा काला गिफ्ट बॉक्स लिए हुए था और क्लोई के साथ सीधे ऊपर चला गया। मेरे वापस आने के कुछ ही मिनटों बाद निकोल दरवाजा धकेलते हुए अंदर आई। उसकी आंखों के नीचे दो भारी गहरे घेरे थे। उसने अपना बैग सोफे पर पटका। लानत हो, वो वापस आ गए। वो जिद्दी कमीने। निकोल, क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई समस्या है? निकोल ने हताशा में अपने बालों में हाथ फेरा। वो हैकर्स फिर से आ गए। हमारे कंपनी के मुख्य सर्वर पर हमला कर रहे हैं। टेक विभाग के बेवकूफ उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। कंप्यूटर गंदी चाल चल रहा था और ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने हैकर्स का इस्तेमाल किया हो। वो पहले उन्हें रोक चुके थे, लेकिन इस बार हमलावरों ने साफ तौर पर विशेषज्ञों को काम पर रखा था। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? हाँ, लेकिन बेकार है। जब तक विशेषज्ञ यहां पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। अगर हमारा डेटा इस बार लीक या नष्ट हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। विक्टोरिया ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें कॉर्पोरेट टेक डिवीजन से मदद चाहिए? निकोल ने अपना लैपटॉप लपक लिया। उसकी उंगलियां ट्रैक पैड पर दौड़ रही थीं, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जिस पर एक बड़ी चेतावनी और काउंटडाउन टाइमर चमक रहा था। बहुत देर हो चुकी है। उनका हमला बहुत शक्तिशाली है। सब खत्म हो गया। इस बार वाकई सब खत्म है। लिविंग रूम में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी। निकोल, क्या मैं देख सकता हूं? सब उस आवाज की तरफ मुड़े और मुझे सीढ़ियों के ऊपर खड़ा शांति से उन्हें देखते हुए पाया। निकोल चौंक गई, फिर उसने एक फीकी मुस्कान दी। ईथन, ये कुछ भी नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा। मैं आगे बढ़ा। मेरी नजरें स्क्रीन पर दिख रही उस लाल चेतावनी पर टिकी थीं।
ये वायरस जाना पहचाना लग रहा है। पूरा परिवार हैरान था, पर मैंने उनकी हैरानी की परवाह नहीं की। मैंने निकोल की तरफ हाथ बढ़ाया। अपना लैपटॉप मुझे दो। जैसे किसी वश में हो, निकोल ने इसे थमा दिया। जैसे ही दिया, उसे पछतावा हुआ। भला इथन इस बारे में क्या जानता होगा? ये बस खिलवाड़ था। मैंने लैपटॉप लिया, सोफे पर बैठा और उसे अपनी गोद में रख लिया। मैंने उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं, पर तुरंत नहीं चलाया। बल्कि मैंने निकोल की तरफ मुड़कर पूछा, क्या कोई बैकअप एडमिन की है? एक सत अल्फा नो डेल्टा। निकोल ने अनजाने में ही अक्षरों की एक लड़ी दोहरा दी। एक्स सेबेन आई दी, तू यही बैकअप की है। मैंने सिर हिलाया और मेरी उंगलियां चलने लगीं। मेरी चालें तेज नहीं थीं। मेरे पोरों ने कीबोर्ड पर एक क्रिस्प सधे हुए रिदम से टैप किया। स्क्रीन पर डरावनी लाल चेतावनी और अजीब कोड मेरी कमांड्स डालते ही आंखों के सामने गायब होने लगे। शुरुआत में निकोल गले में दिल लेकर देख रही थी। एक गलत कदम से पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता था। लेकिन देखते ही देखते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये न तो सी प्लस था, न ही पाइथन। इसका स्ट्रक्चर इतना अजीब और अनोखा था। आखिर ये कोडिंग स्टाइल कहां से आया? 3 मिनट से भी कम समय में सिस्टम इंटरफेस वापस नॉर्मल हो गया। मैंने तेजी से कुछ और लाइनें टाइप की और स्क्रीन पर एक जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी उभर आई, जिसमें एक लाल बिंदु घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था। ट्रेस हो गया, मैंने कहा, फिर आखिरी कमांड डालकर एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर लाल बिंदु एक ग्रे पैच में तब्दील होकर फट गया। लो, उनका मैन सर्वर कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो गया। मैंने लैपटॉप बंद किया और पूरी तरह सन्न खड़ी निकोल को वापस थमा दिया। निकोल ने कड़कड़ाते कांपते हाथों से लैपटॉप लिया। लिविंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा था। उसने पागलपन में सिस्टम लॉक्स चेक किए और अपने टेक हेड को फोन किया। फोन पर मैनेजर की आवाज खुश भी थी और घबराई हुई भी। मिस वॉकर, वायरस गायब हो गया है। जी हाँ, डेटा पूरी तरह सलामत है और हमने हमलावर को ट्रेस कर लिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को ही उड़ा लिया है। उनका पूरा नोट डाउन हो गया है। निकोल ने फोन रखा और अपने भाई को घूरने लगी, जो ऐसे शांत था जैसे उसने अभी अभी उसे एक गिलास पानी पिलाया हो। उसके दिमाग में हलचल मची थी। ईथन, तुम। उसकी जुबान अटक गई। वो वाक्य पूरा नहीं कर पा रही थी। मेरा लहजा बहुत साधारण था। मैं कभी बोर हो रहा था। प्रोग्रामिंग पर कुछ किताबें पढ़ ली थीं। बस कुछ किताबें पढ़ ली थीं। उसे लगा जैसे उसकी कंप्यूटर साइंस की एक दशक की पढ़ाई पूरी तरह बेकार गई है। टिफनी उछलकर आई और मेरी बाहें पकड़ लीं। ईथन, तुम मेरे भाई हो। नहीं, तुम मेरे भगवान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और चुपचाप हाथ छुड़ा लिया। इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर और मिसेज वॉकर और विक्टोरिया ये नजारा देख रहे थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। उसने ये सब कब सीखा? जब मैं ऊपर जाने लगा, निकोल ने मेरी पीठ देखी और बुदबुदाई। मुझे लगता है कि वॉकर परिवार ने अभी अभी किसी ऐसे इंसान को पैदा किया है जो दुनिया बदल देगा। विक्टोरिया ने मन में सोचा, मुझे लगता है कि ये वाकई मुमकिन है। उधर वो इंसान जो दुनिया बदलने वाला था अपने कमरे में गया और क्लोई को एक शांत आदेश दिया। अभी जो वायरस का वेरिएंट आया था, मुझे उसका कोड भेजो। ये थोड़ा दिलचस्प है। जी सर। निकोल लिविंग रूम में टहलती रही, लैपटॉप को ऐसे पकड़कर जैसे वो कोई दुआ मिली हो, बड़बड़ाते हुए। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उस डिक्रिप्शन कोड का स्ट्रक्चर मौजूदा फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह चुनौती देता है। विक्टोरिया, क्या तुमने वो देखा? मेरा भाई, बस 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट। विक्टोरिया टहलते टहलते चक्कर आने लगा था। उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। मैंने देखा। निकोल टिफनी की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। वो स्कॉर्पियन था। वो दुनिया के टॉप हैकिंग ग्रुप्स में से एक है। हमारी कंपनी की बेस्ट टेक टीम ने 3 दिन रात काम किया और कुछ नहीं कर पाए। ईथन ने इसे 3 मिनट में कर दिया और बोनस में उनका होम बेस भी उड़ा दिया। ये कैसे सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने से हो सकता है? मिस्टर वॉकर ने अपनी चाय का प्याला पकड़ा। हाथ हल्के कांप रहे थे। उन्होंने पिता वाली गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। शायद ईथन के पास इस तरह की चीजों के लिए कोई खास टैलेंट है। कोई खास टैलेंट? ये तो पूरी तरह अलग लीग है। ये तो पूरी तरह कुचलने जैसा है। पापा, आप नहीं समझेंगे, निकोल चिल्लाई। मिसेज वॉकर चिंता से ऊपर देखने लगी। क्या तुम्हें लगता है ईथन थक गया होगा? उसने अभी अभी दिमाग का इतना इस्तेमाल किया है। निकोल, अब समझ आया कि हमारा भाई कितना कमाल का है ना? मैंने कहा था ना कि उसके प्रोफेशन को अपनी हॉबी से चैलेंज मत करो, टिफनी ने इतराते हुए कहा। तुम सही कह रही हो टिफनी, मैं ही संकीर्ण सोच रही थी। निकोल ने माना। वो अपने भाई को अब एक टेक गीक की अपने मास्टर के प्रति शुद्ध आराधना से देख रही थी। हाँ, मेरा भाई तो छिपे हुए हुनर का भंडार है। तभी मैं नीचे आया, लग रहा था जैसे बाहर जा रहा हूं। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। ओ ईथन, तुम बाहर जा रहे हो? क्या राइड चाहिए या कुछ और चाहिए? क्या लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन कंप्यूटर? सर्वर? मैं दर्जनों मंगवा सकती हूं। निकोल असामान्य रूप से उत्साहित थी। मैं रुका, उसके अचानक इतने जोश को देखकर हैरान था। फिर मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ खरीदने बाहर जा रहा हूं। ओह, क्या खरीदने? क्या खरीद रहे हो? मैं साथ चलूंगी। निकोल ने जिद की। अपनी बहन को साथ जाने दो। मिसेज वॉकर तुरंत बोल पड़ी। पूरा परिवार अब मेरे साथ किसी राजा जैसा व्यवहार करने को तैयार था। मैंने निकोल के उतावले चेहरे को देखा, 2 सेकंड रुका और दोहराया। मैंने बस अतीत में कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा सीखा था।
पूरा परिवार सोचने लगा थोड़ा सा। तुम इसे थोड़ा कहती हो। निकोल के होंठ फड़फड़ाए और वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। ईथन, तुम बहुत विनम्र हो। अगर वो थोड़ा था तो हम सब तो कंप्यूटर के मामले में अनपढ़ हैं। मुझे उनका उत्साह समझ नहीं आया और मैंने शांति से कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस आर्किटेक्चर में 3 साफ कमियां थीं। उनका फायदा उठाना मुश्किल नहीं था। साफ कमियां? मुश्किल नहीं। हमारे टेक डिपार्टमेंट ने दिन रात एक कर दिए पर उन्हें नहीं ढूंढ पाए। ईथन, क्या तुम थोड़ा विस्तार में बता सकते हो? पोर्ट आटोहात्सु पर बफर ओवरफ्लो, साथ में स्टैक प्रोटेक्शन को बायपास करने के लिए डबली लिंक्ड लिस्ट। और फिर निकोल ने जल्दी से फोन निकाला और नोट्स लेने लगी। जैसे जैसे वो सुन रही थी उसकी आंखें चमकती जा रही थीं। बेहद शानदार। अच्छा, ऐसे भी किया जा सकता है। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? जब तक उसने नोट्स पूरे किए और ऊपर देखा, क्लोई और मैं दरवाजे से बाहर जा चुके थे। निकोल ने अपना फोन पकड़ा और परिवार से उत्साह में कहा, सुना तुमने? ईथन की ये कुछ बातें किसी बड़ी दौलत से कम नहीं हैं। नहीं, ये तो अनमोल हैं। क्या वाकई ये इतना कमाल का है? कमाल का तो क्या, इससे भी बढ़कर इसके साथ हमारी कंपनी देश का बेस्ट फायरवॉल बना सकती है। नहीं, दुनिया का। विक्टोरिया ने अपनी कफलिंग ठीक करते हुए हल्के से कहा। अब से अगर परिवार में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हम सीधे ईथन के पास जा सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, निकोल बोली। अब उसे अपने भाई पर आंख मूंद कर भरोसा था। मुझे लगता है कि अगर कंपनी बर्बाद भी होने वाली हो तो ईथन उसे आसानी से बचा सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगली रेस के दौरान अगर मेरा इंजन खराब हुआ तो मैं ईथन से पूछ सकती हूँ? टिफनी ने पूछा। पूरा परिवार उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। टिफनी ने शर्मिंदगी में अपना मुंह बंद कर लिया। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली। संक्षेप में, अब से ईथन जो कहे वही आखिरी है। अगर वो कहे कि वो थोड़ा जानता है तो हम मान लेंगे कि वो अरबों चीजें जानता है। वॉकर परिवार के सभी सदस्यों ने गंभीर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आखिरकार इस नई सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उनका छोटा मास्टर साक्षात चल फिरता सर्वशक्तिमान चीट कोड था। मिसेज वॉकर चीन में एक बीमारी से पीड़ित थीं। यह एक पुरानी बीमारी थी जिसे वह दवाइयों से संभालती थीं। उस दोपहर बगीचे में दोस्तों के साथ चाय पीते समय उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने सीने को जकड़ा और सांसों के लिए तड़पते हुए गिर पड़ी। मैडम, जल्दी उनकी दवा लाओ। हेलो डॉक्टर इवांस, जल्दी वॉकर एस्टेट पहुंचिए। मिसेज वॉकर को दौरा पड़ा है। खबर सुनते ही मिस्टर वॉकर और उनकी तीनों बेटियां दफ्तरों और स्कूलों से भागते हुए घर पहुंचे। डार्लिंग, डरो मत, डॉक्टर रास्ते में ही हैं, बस हिम्मत बनाए रखो। मम्मी, वो दवा क्या आपने ली? मैंने ली थी, लेकिन इस बार शायद कोई असर नहीं हो रहा। मिसेज वॉकर ने कमजोरी से सिर हिलाया। परिवार के डॉक्टर इवांस हड़बड़ाहट में पहुंचे। मिस्टर वॉकर, यह दौरा बहुत गंभीर है। आम दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? गाड़ी तैयार करो, विक्टोरिया ने सख्ती से आदेश दिया। सबसे नजदीकी अस्पताल के लिए मैं नीचे आया और अपनी मां को सोफे पर दर्द से कराहते देखा। मेरी भौहें हल्की सी तन गईं। मैं तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। ईथन, यह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। कोई बेवकूफी मत करना, डॉक इवांस ने चेतावनी दी। टिफनी ने मुझे रोकने की कोशिश की पर मैंने अनसुना कर दिया। मैंने घुटने के बल बैठकर अपनी उंगलियों से मिसेज वॉकर की कलाई का प्रेशर पॉइंट दबाया। उन्हें छोड़ दो, डॉक्टर इवांस चिल्लाए। बिना पीछे देखे मैंने कहीं से एक छोटा मेटल केस निकाला, उसे खोला जिसमें बालों जैसी महीन सुइयां थीं। मेरी उंगलियों ने एक सुई उठाई और उसे मिसेज वॉकर की गर्दन के पास एक प्रेशर पॉइंट में लगा दिया। यह पागलपन है, डॉक्टर इवांस गुस्से में चिल्लाए। तुम ऐसे ही एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। तभी मिसेज वॉकर की तेज सांसें साफ तौर पर धीमी होने लगी। हालांकि वे अभी भी कमजोर थीं, लेकिन उनका दर्द काफी हद तक कम हो गया था। सब दंग रह गए। मैंने सुई हटाई, केस से एक छोटा नोटपैड और पेन निकाला और जड़ी बूटियों की एक सूची और उनकी मात्रा लिखी। मैंने पन्ना फाड़ा और हैरान डॉक्टर इवांस के हाथ में थमा दिया। इस पर्चे के हिसाब से ये जड़ी बूटियां लाओ। 3 कप पानी उबालकर 1 कप कर देना। मेरे लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। डॉक्टर इवांस ने अनजाने में ही कागज थाम लिया। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। खोया हुआ ट्रैंक्विल हार्ट डिकॉक्शन। तुम्हें यह कैसे पता? मैं अभी जाता हूं। डॉक्टर इवांस ने नुस्खे को किसी पवित्र ग्रंथ की तरह सीने से लगाया और चिल्लाते हुए भाग गए। जल्दी शहर की दुकान पर। नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। लिविंग रूम में फिर से अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई मुझे घूर रहा था। मिसेज वॉकर ने मेरा हाथ पकड़ा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईथन, क्या तुम ये सब करना जानते हो? मैंने बहुत पहले एक पुराने पारंपरिक वैद्य से थोड़ा सीखा था। टिफनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि थोड़ा सीखा है कहने का मतलब ही बदल गया है। निकोल पागलों की तरह नोट्स टाइप कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। सब्जेक्ट ने पारंपरिक चिकित्सा का एक खोया हुआ तरीका सीख लिया है। विक्टोरिया ने मेरे शांत चेहरे को देखा और पहली बार उसे पूरी स्पष्टता से महसूस हुआ कि उसके भाई की काबिलियत और अनुभव उनकी कल्पना से बहुत परे हैं। मिस्टर वॉकर ने अपनी पत्नी का सुधरा हुआ रंग देखा। उनके दिल में अभी भी थोड़ा डर था। भगवान का शुक्र है कि ईथन घर पर था। मिसेज वॉकर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। ईथन बेटा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, समय पर दवा लेना, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने लापरवाही से कहा, जैसे मैंने उनके कंधे से बस धूल झाड़ी हो।
जल्द ही डॉक्टर इवांस काढ़ा लेकर लौटे और खुद मिसेज वॉकर को पिलाया। उनका चेहरा स्वस्थ गुलाबी रंग का हो गया और वह खुद बैठने के काबिल भी हो गई। एक चमत्कार, यह वाकई एक चमत्कार है। डोका इवांस ने उत्सुकता से पूछा, यंग मास्टर वॉकर, यह नुस्खा, यह एक्यूपंक्चर तकनीक तुमने कहाँ पढ़ाई की? मैं खड़ा हो चुका था और अपना मेटल केस पैक कर लिया था। मैंने बस जवाब दिया, गांव के एक बूढ़े आदमी से। इसके साथ ही मैं मुड़ा और ऊपर चला गया, वॉकर परिवार और डॉक इवांस को पीछे छोड़ते हुए। उनके दिमाग चकरा रहे थे। टिफनी ने मेरे जाते हुए शरीर को देखा और कहा, अब अगर ईथन मुझसे कहे कि वह भगवान को जानता है तो मैं विश्वास कर लूंगी। मिस्टर वॉकर ने लंबी सांस ली और अल्फ्रेड को निर्देश दिया, अब से मैडम की सेहत को लेकर ईथन की राय ही सर्वोपरि है। जी सर, वह आखिरकार समझ गए थे। उनका बेटा एक चलता फिरता विश्वकोश और एक महान चिकित्सक था। दवा पीकर मिसेज वॉकर गहरी नींद में सो गईं। उनका चेहरा गुलाबी और सांसें स्थिर थीं। डॉक्टर इवांस पास खड़े थे, नुस्खे को किसी बेशकीमती खजाने की तरह थामे हुए और बुदबुदा रहे थे। यह तालमेल, यह शानदार मिश्रण, यह साहसी लेकिन सटीक मात्रा, यह निश्चित रूप से एक खोया हुआ प्राचीन फॉर्मूला है। यंग मास्टर वॉकर एक जीनियस हैं। मिस्टर वॉकर ने अपनी बेटियों को अपने काम पर जाने को कहा, जबकि वे पत्नी के पास बैठे रहे। उनका मन अभी भी उथल पुथल में था। वे अपने बेटे की चुस्त सुई और शांत व्यवहार की छवि बार बार याद कर रहे थे। जब वे लिविंग रूम में गए तो देखा कि उनकी तीनों बेटियां कहीं नहीं गई थीं। वे सब सोफे पर बैठी थीं, उनके चेहरों पर मिले जुले भाव थे। डैड, क्या आपने देखा? ईथन ने बस कुछ जल्दी से किया और मम्मी ठीक हो गईं। निकोल की आंखें चमक रही थीं। उसने मेरे आने से पहले और बाद में अपनी मां की हृदय गति और ब्लड प्रेशर के डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण कर लिया था। इसका असर अविश्वसनीय रूप से गहरा है। वो नुस्खा मैंने डेटाबेस में चेक किया। उसका नाम ट्रैंक्विल हार्ट डिकॉक्शन केवल कुछ बिखरे हुए प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विक्टोरिया, जो सबसे शांत थी, उसकी आंखों में भी हैरानी थी। डॉक्टर इवांस ने कहा कि अगर हम उन्हें अस्पताल ले जाते और सबसे आधुनिक उपकरण इस्तेमाल करते तो भी नतीजे ईथन जितने अच्छे और तेज न होते। चारों एक दूसरे को देखने लगे और फिर खामोश हो गए। मुझे जाकर उससे पूछना होगा कि ये क्या है, उसके पास और कितने राज हैं जो हमें नहीं पता, टिफनी ने कहा और सीढ़ियां दौड़कर चढ़ गई। मेरा दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं डेस्क पर बैठा था, शायद कंप्यूटर पर कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा था। क्लोई मेरे पास चुपचाप खड़ी थी। टिफनी ने दरवाजा खटखटाया और अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान बनाई। ईथन, क्या तुम व्यस्त हो? हाँ हाँ, मम्मी के लिए वो नुस्खा और वो एक्यूपंक्चर, वो वाकई कमाल था। तुमने ये किससे सीखा? मिस्टर वॉकर, विक्टोरिया और निकोल भी अंदर आ गए। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे थे। मेरी नजर उन पर पड़ी और मैंने सपाट जवाब दिया, यह एक देहाती इलाज है जो मैंने गांव के एक बूढ़े वैद्य से सीखा था। टिफनी का मुंह फड़कने लगा। गांव कैसा होता है जो ऐसे जीनियस पैदा करता है? शायद मुझे कभी वहां जाकर क्लास लेनी चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इरादा बूढ़े वैद्य का पता बताने का बिल्कुल नहीं था। विक्टोरिया ने एक और तरीका आजमाया। ईथन, तुमने और क्या क्या सीखा है कंप्यूटर के अलावा? मैंने हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया है। ईथन, जब तुम थोड़ा कहते हो तो किस स्तर की बात कर रहे हो? जैसे आज किया था। मैंने गंभीरता से सोचते हुए बाहर बगीचे में एक टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरफ इशारा किया। शायद उस माली से थोड़ा ज्यादा जो इस पेड़ की छंटाई करता है। उन्होंने मेरी उंगली का पीछा किया और मिस्टर माइकल्स को देखा। दुनिया भर में मशहूर वनस्पति शास्त्री, जिन्हें मिस्टर वॉकर ने विदेश से बड़ी रकम देकर बुलाया था, एक कीमती बोनसाई पेड़ की छंटाई कर रहे थे। कहा जाता था कि मिस्टर माइकल्स अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। दिग्गज से ज्यादा जानना वो थोड़ा है। टिफनी को लगा उसका दम घुट रहा है। मिस्टर वॉकर ने लंबी सांस ली और पूछना बंद कर दिया। वह आखिरकार समझ गए थे। उसके बेटे के लिए थोड़ा का मतलब एक्सपर्ट लेवल था और देहाती इलाज का मतलब एक खोई हुई कला थी। ईथन, आज मां को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरा रवैया उतना ही सहज था जैसे मैंने उन्हें बस एक गिलास पानी दिया हो। चारों लोग कमरे से बाहर निकले। धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। गलियारे में टिफनी ने अपने बाल नोच लिए। बहनों, क्या तुमने सुना? वह मिस्टर माइकल्स से भी ज्यादा जानता है। मिस्टर माइकल्स एक पेड़ छांटने के लिए जितने पैसे लेते हैं उतने में मैं स्पोर्ट्स कार खरीद लूं। निकोल की आंखें ठहर गईं। वह बुदबुदाई। मुझे शक होने लगा है कि जब ईथन गांव कहता है तो शायद उसका मतलब धरती पर छिपी किसी उन्नत सभ्यता से है। विक्टोरिया ने अपनी कनपटी रगड़ी। अब से ईथन चाहे कुछ भी कहे या करे, हमें हैरान नहीं होना है। मिस्टर वॉकर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, मुझे जल्दी ही इस बात की आदत डालनी होगी कि मेरा बेटा देहाती उपचारों का सर्वशक्तिमान मास्टर है। नीचे डॉको इवांस अभी भी उस नुस्खे की पूजा कर रहे थे। मिस्टर वॉकर को देखकर वे दौड़ पड़े। मिस्टर वॉकर, यंग मास्टर कहाँ हैं? मैं उनका चेला बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बस उन्हें काम करते हुए देखने और सीखने का मौका मिल जाए, वही काफी है। डॉका इवांस, शांत हो जाइए। यह बस एक देहाती इलाज था। डॉक इवांस ने सोचा, देहाती इलाज? किस तरह का देहाती इलाज किसी को मौत के मुंह से वापस ला सकता है? वॉकर परिवार को फिर से गहराई से समझ आया कि उनके और मेरे बीच बहुत बड़ी मानसिक दूरी थी। मुल्होलैंड ड्राइव के बेस पर भीड़ दहाड़ रही थी। आज रात की कैनियन रोड रेस ने अनगिनत दर्शकों को आकर्षित किया था।
पूरा वॉकर परिवार वहां मौजूद था। एक प्रतियोगी के रूप में टिफनी अपने हुनर दिखाने के लिए बेताब थी, खास तौर पर अपने हाल ही में लौटे भाई ईथन के सामने, ताकि वह अपनी बड़ी बहन वाली धाक जमा सके। हम सड़क के किनारे दर्शक क्षेत्र में बैठे थे। सामने एक बड़ी स्क्रीन रेस को लाइव दिखा रही थी। स्क्रीन पर टिफनी की कस्टम पिंक स्पोर्ट्स कार साफ दिख रही थी। उसने घुमावदार पहाड़ी सड़क पर महारत से कार दौड़ाई। इंजन की दहाड़ स्पीकरों से गूंज रही थी और भीड़ तालियां बजा रही थी। टिफनी की ड्राइविंग जबरदस्त है, वह जीत जाएगी, निकोल ने अपनी बहन पर भरोसा जताते हुए कहा। लेकिन श्रीमती वॉकर के चेहरे पर चिंता साफ थी और उन्होंने अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। ये बच्ची, इसे बस इन खतरनाक चीजों का ही शौक है। मैं बहुत घबरा रही हूं। मिस्टर वॉकर का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। विक्टोरिया समय समय पर अपनी मां को दिलासा दे रही थी। उसकी खुद की नजरें भी स्क्रीन पर चल रही गुलाबी स्पोर्ट्स कार से नहीं हट रही थीं। मैं कोने में बैठा टैबलेट पकड़े हुए था। ऊपर से तो लग रहा था कि मैं यूं ही कुछ देख रहा हूं, पर असल में मैं रेस का रियल टाइम डेटा मॉनिटर कर रहा था। क्लोई मेरे बगल में चुपचाप खड़ी थी। मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन वह हमेशा मेरी जरूरत को पहले ही भांप लेती थी। रेस के आधे रास्ते में स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर अचानक जोर से हिलने लगी। वह गुलाबी स्पोर्ट्स कार जो सबसे आगे चल रही थी, एक तीखे मोड़ पर सामने से आते बेकाबू ट्रक से टकरा गई। स्क्रीन पर अचानक तेज हेडलाइट्स भर गईं और भीड़ की चीख निकल गई। स्क्रीन पर यह क्या हो रहा है? टिफनी ने स्टीयरिंग घुमाया और कार सीधे गार्डरेल से जा टकराई। धातु के चीखने और एक जोरदार टक्कर के साथ कार पहाड़ी से नीचे गिर गई। कैमरा तुरंत होस्ट के घबराए हुए चेहरे पर वापस चला गया। श्रीमती वॉकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गईं। मां विक्टोरिया ने जल्दी से उन्हें थाम लिया। एम्बुलेंस को फोन करो। वहां भगदड़ मच गई और वॉकर परिवार बदहवास हो गया। निकोल ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला ताकि टिफनी का फोन ट्रैक कर सके, लेकिन घाटी में सिग्नल बहुत कमजोर था। स्क्रीन पर सिर्फ एक धुंधला सिग्नल रेडियस दिख रहा था, जिससे उसकी सटीक लोकेशन पता लगाना नामुमकिन था। अब हम क्या करें? हमें उसकी सही लोकेशन नहीं मिल रही है। रेस्क्यू टीम उसे ढूंढेगी कैसे? श्रीमती वॉकर फूट फूट कर रो रही थी। मिस्टर वॉकर का चेहरा सख्त था और वह बार बार रेस्क्यू हेल्पलाइन पर फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी मैंने ऊपर देखा। लैटिट्यूड 4-5 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड एनो आता है 308 डिग्री वेस्ट। ये कोऑर्डिनेट्स रेस्क्यू टीम को भेजो। इथन, तुम्हें इतनी सटीकता से कैसे पता? सिग्नल कटने से ठीक पहले मैंने उसके फोन से आखिरी लोकेशन पकड़ी थी। मैंने इलाके की बनावट और गिरने की दिशा के हिसाब से पोजीशन कैलकुलेट की है। मैंने शांत आवाज में कहा। मेरी उंगलियां अभी भी टैबलेट पर तेजी से चल रही थीं। विक्टोरिया के पास सवाल करने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को जगह बता दी। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो पर एक परेशान आवाज आई। वहां की ढलान बहुत खड़ी है। उस जगह तक पहुंचने में हमें 24 मिनट और लगेंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। 40 मिनट। टिफनी शायद तब तक न बच पाए। मिस्टर वॉकर बेचैनी से टहलने लगे। सर, मुझे जाने दें। मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, मैं कर सकती हूँ। क्लोई ने, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती थी, खुद को पेश किया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी भौहें हल्की सी तन गईं। वॉकर परिवार में आने के बाद पहली बार मैंने अपनी भावनाओं को इतना साफ जाहिर किया था। ये बहुत खतरनाक है। मुझे पता था कि क्लोई कुशल है, लेकिन रात का अंधेरा, खड़ी ढलान और जोखिम बहुत ज्यादा था। मेरी आवाज में छिपी फिक्र ने वॉकर परिवार को हैरान कर दिया। मैं तो हमेशा इतना शांत और अलग रहता था, कभी अपनी भावनाएं इतने खुले तौर पर नहीं दिखाई। सर, मिस टिफनी की हालत गंभीर है, हम और इंतजार नहीं कर सकते, क्लोई ने जोर देकर कहा। उसकी आंखें दृढ़ और पक्की थीं। मैंने एक पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें रियल टाइम में गाइड करूंगा, अपना ख्याल रखना। मैंने तुरंत उसे फोन पर सबसे सही रास्ता भेज दिया। मेरी उंगलियां हल्की सी ठंडी हो रही थीं। शुक्रिया, क्लोई ने कहा। वह तुरंत मुड़ी। मैं ध्यान रखूंगी। अंधेरे का फायदा उठाकर वह फुर्ती से ढलान पर उतरने लगी। मैं स्थिर खड़ा रहा। मेरी नजरें उसी दिशा में टिकी थी जहां वह गई थी। ईथन आज से पहले किसी के लिए इतना परेशान कभी नहीं हुआ। विक्टोरिया ने गौर से मेरे तनावपूर्ण चेहरे को देखते हुए कहा। हर सेकंड एक युग की तरह बीत रहा था। दर्शक जा चुके थे, सिर्फ परेशान वॉकर परिवार बचा था। श्रीमती वॉकर लगातार प्रार्थना कर रही थी। मिस्टर वॉकर इधर उधर टहल रहे थे और निकोल अपने फोन पर क्लोई के जीपीएस सिग्नल को एकटक देख रही थी। आधे घंटे से ज्यादा वक्त के बाद आखिरकार रेडियो पर क्लोई की आवाज आई। मिस टिफनी को होश है, मैं उसे ऊपर लेकर आ रही हूं। 10 मिनट और बीते तब कहीं जाकर ढलान के नीचे 2 आकृतियां दिखाई दी। क्लोई टिफनी को सहारा दिए हुए थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वह अभी भी मजबूती से उसे थामे हुए थी। टिफनी का चेहरा सफेद पड़ गया था, माथे से खून बह रहा था और उसका बायां हाथ अजीब तरह से लटक रहा था। साफ था कि वह बुरी तरह घायल थी। टिफनी, श्रीमती वॉकर आगे दौड़ पड़ी और अपनी बेटी को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाने लगी। रेस्क्यू टीम उसी वक्त पहुंची और तुरंत टिफनी के जख्मों की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में बायां हाथ टूटा हुआ पाया गया। कई जगह अंदरूनी चोटें थीं और हल्का कंचन था।
उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मैं जल्दी से क्लोई के पास पहुंचा और गौर किया कि उसकी पैंट पर खून का बड़ा गहरा धब्बा फैल रहा था। जैसे ही वह लड़खड़ाई, मैंने उसे सहारा दिया। क्लोई ने एक हल्की सी मुस्कान दी। सर, मैं ठीक हूं, चिंता न करें। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। मैंने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मैंने उसकी पैंट ऊपर की और देखा कि जांघ पर एक लंबा गहरा जख्म था जिससे लगातार खून बह रहा था। जल्दी इसे एम्बुलेंस में ले जाओ, मैंने चिल्लाते हुए कहा। क्लोई को थामे हुए मेरी आवाज में ऐसी हताशा थी जो मैंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में इलाज के बाद डॉक्टर बाहर आए और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। डॉक्टर, वे कैसी हैं? मिस टिफनिकी के जख्म जानलेवा नहीं हैं, लेकिन मिस क्लोई का खून बहुत बह गया है। अस्पताल में ओ नेगेटिव ग्रुप की कमी है। हमें कोई गैर रिश्तेदार डोनर चाहिए। खून की कमी? आप खून की कमी कैसे कह सकते हैं? ये इमरजेंसी है। क्या कोई गैर रिश्तेदार डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है? श्रीमती वॉकर, विक्टोरिया और निकोल तीनों ने कहा कि उनका ब्लड ग्रुप ए है। डॉक्टर ने कहा, मैं आप सबका ब्लड सैंपल लेता हूं। कुछ ही मिनट बाद रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। उन्होंने रिपोर्ट देखी, उनकी आवाज में हैरानी थी। ये अजीब है, आप सभी क्लोई के खून के रिश्तेदार हैं। नियमों के मुताबिक सीधे रिश्तेदार एक दूसरे को खून नहीं दे सकते क्योंकि रिजेक्शन का खतरा होता है। तभी मैंने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। आप इमरजेंसी के लिए मेरा खून ले सकते हैं। मेरी बात किसी बिजली की कड़क की तरह थी जिसने पूरे इमरजेंसी रूम को सन्नाटे में बदल दिया। ईथन, तुमने क्या कहा? तुम RH नेगेटिव हो? हमारा पूरा परिवार O पॉजिटिव है। तुम कैसे हो सकते हो? विक्टोरिया की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन सब समझ गए कि इसका मतलब क्या था। श्रीमती वॉकर को कुछ याद आया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। जब तुम पैदा हुए थे तब अस्पताल में बड़ी गड़बड़ हुई थी। हमारी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने दखल दी थी और बच्चे बदल दिए गए थे। हमने हमेशा सोचा कि वो एक लड़का था। हमने कभी दोबारा नहीं सोचा, लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी। मैंने शांति से एक फाइल निकाली। उस साल के सारे सर्विलांस रिकॉर्ड और स्टाफ ट्रांसफर लिस्ट यहाँ है। हमारे दुश्मनों ने वॉकर परिवार को बर्बाद करने के लिए बच्चे का लिंग जाने बिना ही मुझे उठा लिया था। बाद में सबूत मिटाने के लिए उन्होंने DNA सैंपल तक बदल दिए थे, इसीलिए टेस्ट रिपोर्ट में सब मैच कर गया था। असली वॉकर औलाद क्लोई है। उन्होंने इसे मेरा असिस्टेंट बना दिया था ताकि वह हमेशा एक गुलाम की तरह जिंदगी जिए। इस खुलासे ने सबको गहरा सदमा दिया। श्रीमती वॉकर ने अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी क्लोई को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, तुमने इन सालों में कितना कुछ सहा है। इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के बाद आखिरकार क्लोई खतरे से बाहर आई और उसे धीरे धीरे होश आया। जब उसे अपनी असली पहचान का पता चला तो उसने अपने बिस्तर के पास मौजूद परिवार को देखा। उसकी आंखें भर आईं। टिफनी, उसका हाथ स्लिंग में था। उसने क्लोई के बिस्तर की तरफ झुककर भर्राई आवाज में कहा, तो हम असली परिवार हैं। क्लोई ने धीमी मुस्कान दी और हल्का सा सिर हिलाया। टिफनी, जो बीत गया वो बीत गया। अगले कुछ दिनों तक वॉकर परिवार ने बारी बारी से क्लोई और टिफनी की देखभाल की। प्रतिद्वंद्वी कंपनी की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो गई थी। मिस्टर वॉकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जो कोई भी मेरे परिवार को छूने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी सारी क्रेडिट लाइन तुरंत बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि 1 महीने के भीतर वे दिवालिया हो जाएं। कुछ दिनों बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते वक्त सूरज चमक रहा था। टिफनी ने कार में बैठे हुए अपने बगल में बैठी क्लोई को देखा और कहा, मैं अब कभी स्ट्रीट रेसिंग नहीं करूंगी। सच में एक बहन का होना मल्होलैंड ड्राइव की क्वीन होने से कहीं बेहतर है। वॉकर हवेली में सब कुछ अपनी पुरानी गर्माहट के साथ लौट आया था, बस एक नई रौनक के साथ। क्लोई आधिकारिक तौर पर वॉकर बेटी के रूप में परिवार का हिस्सा बन गई। मैं अभी भी वही शांत ईथन था, लेकिन जब मैं अपने परिवार को देखता तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती। श्रीमती वॉकर ने अपनी दोनों बेटियों की सुरक्षित वापसी और परिवार के मिलन के जश्न के लिए शानदार दावत तैयार की थी। डाइनिंग टेबल पर टिफनी हमेशा की तरह चहकते हुए क्लोई से ढेरों सवाल पूछ रही थी। विक्टोरिया और निकोल भी अपनी खोई हुई बहन पर प्यार लुटा रही थीं। कुछ महीनों बाद वॉकर हवेली के बगीचे में गार्डनिया के फूल पूरे खिल चुके थे, जिनकी मीठी खुशबू हवा में घुली थी। मैं एक पत्थर की बेंच पर बैठा था, दूर मिसेज वॉकर को फूलों की कटाई में मदद करती क्लोई को देख रहा था। साधारण कपड़े पहने जिस कोमलता से उसकी उंगलियां पंखुड़ियों को छू रही थीं, वो किसी शांत चित्र जैसा था। ईथन, ठंडा ड्रिंक लो, ये ताजा निकाला हुआ तरबूज का जूस है। विक्टोरिया 2 गिलास लेकर आई और एक मुझे थमा दिया। उसकी हरकतें सौम्य थीं और उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी चिंता थी। उस रात मुल्होलैंड ड्राइव के बाद से जब मैंने सटीक लोकेशन दी और अस्पताल में क्लोई को इमरजेंसी ब्लड चढ़ाया, तब से उसका नजरिया बदल गया था। अब वो छोटे भाई के लिए बड़ी बहन वाला लाड़ नहीं था, बल्कि सम्मान और एक अवर्णनीय कोमलता का मिश्रण था। मैंने गिलास लिया और उसे धन्यवाद कहा। मैंने अभी एक घूंट ही लिया था कि टिफनी हाथ में नया गेम कंट्रोलर लिए दौड़ती हुई आई।
ईथन, मेरे साथ कुछ राउंड खेलो। उसका बायां हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसका व्यक्तित्व हमेशा की तरह चुलबुला था, पर मुझे देखते ही बड़ी बहन वाली वो पुरानी हेकड़ी गायब थी। उसकी जगह एक किशोरी जैसी झिझक आ गई थी। निकोल पास की एक बेंच पर बैठी थी। उसके लैपटॉप पर एक ऑप्टिमाइज माउंटेन रेस्क्यू रूट प्लान खुला था, जिसे उसने अभी पूरा किया था। मुझे देखते ही उसने धीरे से कहा, ईथन, जरा ये देखो, पिछली बार तुमने जो फॉल्ट ट्रेजेक्ट्री डेटा कैलकुलेट किया था वो बहुत काम आया। मैंने उसके आधार पर कुछ और चीजें जोड़ी हैं, शायद भविष्य में ये और लोगों की मदद कर सके। उसकी आवाज कोमल थी और उसकी नजर में साफ तौर पर प्रशंसा झलक रही थी। तभी मुझे समझ आया कि वॉकर परिवार की तीनों बहनों के मन में मेरे लिए क्या है। ये भावनाएं मुल्होलैंड ड्राइव पर हुए उस जीवन मरण वाले बचाव से उपजी थीं, उस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे को दिए गए समर्थन से। इसका खून के रिश्तों या ओहदे से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ शुद्ध स्नेह था। लेकिन मेरा दिल तो पहले से ही क्लोई से भरा हुआ था। उसके निस्वार्थ बचाव से लेकर अस्पताल के उस संघर्ष तक उसकी हिम्मत और कोमलता मेरी आत्मा में गहराई से बस गई थी। क्लोई ने शायद ये हलचल देखी और मुस्कुराते हुए पास आई। उसके हाथ में आम का एक ताजा कटा टुकड़ा था। ईथन, इसे चखो, ये अभी कटा है। उसने आम मेरे होठों के पास रखा। उसकी आंखों में वो कोमलता किसी झरने जैसी साफ थी, जिसमें एक ऐसी समझ थी जो सिर्फ हम दोनों के बीच थी। विक्टोरिया ने हमें देखा और कहा, क्लोई, अब तुम वॉकर परिवार का खजाना हो। अगर किसी ने तुम्हें तंग करने की हिम्मत की तो हम तीनों उसे कभी माफ नहीं करेंगी। सूरज की सुनहरी किरणों ने बगीचे को नहला दिया था और घास पर हमारी परछाइयां लंबी खिंच रही थीं। वक्त खामोशी से गुजरता गया और पलक झपकते ही कुछ महीने बीत गए। जो भावनाएं उन्होंने कभी दबाने की कोशिश की थीं, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी थीं, जो बहुत साफ तौर पर महसूस की जा सकती थीं। विक्टोरिया सौम्य बनी रही, लेकिन मेरे लिए उसकी चिंता अब और ज्यादा गहरी हो गई थी। जब भी क्लोई और मैं वॉकर हाउस जाते, वो हमेशा मेज पर मेरा पसंदीदा तरबूज का जूस तैयार रखती और स्टडी में मेरी दिलचस्पी वाली फाइनेंशियल मैगजीन रखी रहती। कभी कभी जब मिस्टर वॉकर और मैं काम की चर्चा करते, वो पास बैठकर खामोशी से सुनती, सही समय पर पानी का गिलास देती या किसी जरूरी जानकारी का जिक्र करती। जब मैं गहराई से सोच रहा होता तो उसकी ये भागीदारी बेहद सूक्ष्म और मददगार होती थी। एक बार मैंने यूं ही जिक्र किया कि मुझे हाथ से बनी लकड़ी की सजावट पसंद है। कुछ ही समय बाद मेरे बुकशेल्फ पर लकड़ी की एक अनूठी नक्काशी दिखाई दी। विक्टोरिया ने बेपरवाही से कहा, मुझे ये खरीदारी के दौरान मिली और लगा कि ये बहुत अलग है तो ले ली। अगर तुम्हें पसंद हो तो इसे यहाँ रख लो। मैंने उसकी आंखों में उस पल के लिए जगी उम्मीद देखी और समझ गया, पर मैं सिर्फ मुस्कुरा पाया, उसे धन्यवाद दिया और वो सजावट क्लोई को दे दी। क्लोई को वो बहुत पसंद आई, वो उसे अपने हाथों में थामे रही। जब विक्टोरिया ने ये देखा तो उसकी आंखों की चमक एक पल के लिए फीकी पड़ गई, फिर उसकी सौम्य मुस्कान वापस आ गई। टिफनी का तरीका ज्यादा सीधा था, पर फिर भी संयमित। वो अब सिर्फ मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं बुलाती थी, बल्कि मुझे अकेले में मिलने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढती थी। एक दिन वो एक नया स्पोर्ट्स एरिना था जहां के बेहतरीन उपकरणों को वो मुझे आजमाना चाहती थी। अगले दिन उसे ड्राइविंग सीखनी थी और उसने मुझसे अपना इंस्ट्रक्टर बनने को कहा। जब भी हम मिलते वो पूरी तैयारी के साथ आती और हमेशा से ज्यादा बातूनी हो जाती। वो उत्साह के साथ अपनी जिंदगी के मजेदार किस्से सुनाती, या जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो मुझे छिप छिप कर देखती। उसकी आंखें उस स्नेह से भरी थीं जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। एक बार ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान हम एक मिठाई की दुकान के पास से गुजरे। उसने अंदर जाकर आइसक्रीम लेने की जिद की और खास तौर पर मेरा पसंदीदा चॉकलेट फ्लेवर चुना। जब उसने मुझे वो दिया तो उसकी उंगलियां हल्की गर्म थीं। यहाँ की आइसक्रीम कमाल की है, तुम्हें चखनी चाहिए। मैंने आइसक्रीम ली, उसके गालों पर लाली देखी और बस न देखने का नाटक ही कर सका। मैंने मुस्कुराकर ड्राइविंग तकनीकों पर बात शुरू कर दी, उसकी आंखों के भावों को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए। निकोल खामोश और संयमित बनी रही। उसकी भावनाएं उसके काम के प्रति समर्पण और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत में दबी थीं। माउंटेन रेस्क्यू रूट ऑप्टिमाइजेशन के बाद से वो अक्सर काम पर चर्चा करने के लिए मुझे ढूंढती। वो मुझे लेटेस्ट रूट डेटा भेजती और उन हिस्सों को हाईलाइट करती जहां उसे कैलकुलेशन में मेरी मदद चाहिए होती। कभी कभी वो मेरे ऑफिस के पास की कॉफी शॉप में भी आ जाती और हम साथ बैठकर लैपटॉप पर तर्क वितर्क करते। उसकी नजरें केंद्रित होतीं और पेशेवर मामलों पर बात करते समय वो काफी साफ और स्पष्ट होती थी। लेकिन बीच बीच में जब वो खामोश होती और उसकी नजरें मुझ पर टिकतीं तो उनमें एक अदृश्य कोमलता होती थी। एक शाम हम देर तक बातें करते रहे और हल्की बारिश शुरू हो गई। उसने अपने बैग से छतरी निकाली और मुझे दे दी। बारिश तेज नहीं है, पर तुम्हें भीगना नहीं चाहिए। मैंने देखा कि छतरी के हैंडल पर मैट फिनिश थी, मेरी पसंदीदा, जिसे उसने साफ तौर पर खास मेरे लिए तैयार किया था। मैंने छतरी ली, धीरे से धन्यवाद कहा और मुड़कर देखा कि क्लोई पास ही अपनी छतरी लिए मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया, निकोल की छतरी बंद की, क्लोई के हाथ वाली छतरी ली और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। निकोल वहीं खड़ी होकर हमारे दूर जाने को देखती रही। उसने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया। उसके होठों पर छाई मुस्कान थोड़ी धुंधली पड़ गई।
उनकी भावनाएं शुद्ध थीं, बिना किसी द्वेष या जलन के। बस उस स्नेह को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके थे जो कभी खत्म नहीं हुआ था। इस सूक्ष्म कोशिश ने मुझे इतना स्पेस दिया कि मैं खुद को फंसा हुआ या असहज महसूस न करूं, लेकिन मेरे दिल का जवाब कभी नहीं बदला था। क्लोई की छवि मेरे हर विचार में बसी थी। उनकी हर दयालुता ने क्लोई के लिए मेरे प्यार को और साफ कर दिया था। क्लोई, जो काफी समझदार थी, उसने स्वाभाविक रूप से तीनों बहनों के बदलते व्यवहार को नोटिस कर लिया, लेकिन उसने कभी कोई घबराहट या शक जाहिर नहीं किया। वो सौम्य और शांत बनी रही। जब भी विक्टोरिया मेरी पसंद की कोई चीज बनाती, क्लोई मुस्कुराकर उसे लेती और विक्टोरिया की संवेदनशीलता की सच्ची प्रशंसा करती। जब टिफनी मुझे स्पोर्ट्स एरिना या ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए ले जाती, क्लोई मुझे सुरक्षित रहने की याद दिलाती और लौटने पर हमारी बातें उत्साह से सुनती। जब निकोल और मैं काम पर चर्चा करते, वो पास ही खामोशी से बैठकर किताब पढ़ती या हमारे लिए चाय तैयार करती। एक बार जब क्लोई और मैं अकेले थे, उसने धीरे से पूछा, ईथन, क्या तुमने नोटिस किया कि बहनें आजकल तुम्हारे प्रति थोड़ा अलग व्यवहार कर रही हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, हमेशा से सिर्फ तुम ही रही हो। क्लोई की आंखों में एक सौम्य मुस्कान चमक उठी और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैं जानती हूं, मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन मैंने क्लोई के साथ पहले ही प्लान बनाया और उसे काउंटी क्लर्क के ऑफिस ले गया। क्लोई पैसेंजर सीट पर बैठी उत्सुकता से बाहर के नजरों को उड़ते हुए देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, ईथन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसका हाथ थामा, उसकी हथेली की ठंडक महसूस की। मेरी नजरें गंभीर और दृढ़ थीं। मैं हमारे नाम बदलना चाहता हूँ। क्लोई ठिठक गई, पलकें झपकाते हुए। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। हमारे नाम बदलना? हाँ, मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज कोमल लेकिन मजबूत थी। तुम वॉकर परिवार की बेटी हो तो तुम्हें उनका नाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें क्लोई वॉकर बनाना चाहता हूं, इस परिवार का हिस्सा, और मैं अपना सरनेम छोड़ना चाहता हूं। मैं बस ईथन रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा ईथन, ताकि मैं उम्र भर तुम्हारी रक्षा कर सकूं और तुम्हें सुरक्षित रख सकूं, बिना किसी और ध्यान भटकाने वाली चीज के। क्लोई की आंखें तुरंत नम हो गईं। आंसू छलक आए, लेकिन वो मुस्कुरा उठी। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। मैं तुम्हारी बात मानूंगी ईथन। अब से मैं क्लोई वॉकर हूं और सिर्फ तुम्हारी क्लोई वॉकर रहूंगी। नाम बदलने की प्रक्रिया सुचारू रही। जिस पल उसे अपना नया आईडी कार्ड मिला, क्लोई ने उसे सावधानी से थामा। उसकी उंगलियां बार बार क्लोई वॉकर नाम पर घूम रही थीं। उसकी आंखों में एक खुशनुमा मुस्कान थी। ऑफिस की खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, और उसकी आंख के पास वाला तिल और साफ दिख रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन किया। मैं उम्र भर सिर्फ तुम्हारा हूं। जब नाम बदलने की खबर वॉकर हाउस पहुंची तो मिसेज वॉकर मुस्कुराती ही रह गईं। उसने क्लोई का हाथ थामकर सहलाया। क्लोई वॉकर, ये कितना प्यारा नाम है, हमारी बच्ची के लिए एकदम सही। मिस्टर वॉकर ने भी सिर हिलाया। उनकी आंखों में मेरी तरफ देखते हुए पूरी मंजूरी थी। हाँ ईथन, तुमने बहुत सोच समझकर फैसला किया। अब से तुम्हें क्लोई का बहुत ख्याल रखना है। डैड, चिंता मत कीजिए, मैं रखूंगा। हालांकि तीनों बहनों की प्रतिक्रिया कुछ मिलीजुली थी। विक्टोरिया ने हमें देखा। उसके चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में मायूसी की एक झलक दिखी। उसने पानी का अपना गिलास उठाया, एक घूंट भरा और धीरे से कहा, क्लोई ईथन, बधाई हो। नाम बदलना एक अच्छी बात है। बस मुझे अब तुम्हें क्लोई वॉकर कहने की आदत डालनी होगी। बोलते हुए उसने मुझे एक नजरिया दिया। उसकी आंखों में छिपे दुख को छुपा न सकी। निकोल ने धीरे से कहा, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। मैं तुम दोनों के लिए शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन उसकी गोद में टिका हाथ खामोशी से मुट्ठी में बंद हो गया। मैं जानता था कि उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। मुझे एक साफ लकीर खींचनी थी, क्लोई के भरोसे का सम्मान करने के लिए और तीनों बहनों को उनकी अपनी जिंदगी जीने देने के लिए। उस वीकेंड वॉकर परिवार ने डिनर पार्टी रखी। बगीचा रोशनी से सजा था और गार्डिनिया की शाखाओं पर लाल लालटेन लटक रही थीं, जो पूरे आंगन में गर्माहट बिखेर रही थीं। मिस्टर वॉकर ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराए। मैंने आज सबको यहाँ बुलाया है, पहला क्लोई और ईथन के नाम बदलने का जश्न मनाने के लिए, और दूसरा ताकि परिवार साथ में अच्छा वक्त बिता सके। सबने अपने गिलास उठाए। क्रिस्टल के टकराने की आवाज हंसी और खुशनुमा बातों के बीच पूरे बगीचे में गूंज रही थी। डिनर के बीच में मैंने अपना गिलास नीचे रखा, एक गहरी सांस ली और खड़ा हुआ। बड़ों, बहनों, मेरे पास घोषणा करने के लिए कुछ जरूरी है। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। क्लोई, जो मेरे बगल में बैठी थी, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उलझन और उम्मीद का मिश्रण था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां हल्की ठंडी थीं, पर उसने कसकर हाथ दबाया, मुझे हिम्मत देते हुए। मेरी नजरें वहां मौजूद हर किसी पर घूमी, अंत में तीनों बहनों पर आकर रुक गईं। तुम सबने मुझे जो प्यार और देखभाल दी, उसके लिए शुक्रिया। हमारी अजीब सी पहली मुलाकात से लेकर साथ बिताए हर पल तक मैंने तुम्हारी दयालुता, सच्चाई और कोमलता को देखा और सहेजा है। विक्टोरिया, तुमने हमेशा चुपचाप मेरी पसंदीदा चीजें तैयार की, और जब डैड और मैं काम की बात करते तो मुझे चालाकी से जरूरी जानकारी की याद दिलाई।
तुम्हारी समझदारी और गरिमा ने मुझे परिवार की गर्माहट महसूस कराई। मैंने विक्टोरिया की तरफ देखा, उसकी आंखें हल्की लाल थीं और उसके हाथ में शराब का गिलास कांप रहा था। तुमने मुझे इतनी सारी नई चीजों से रूबरू कराया, स्पोर्ट्स एरिना से लेकर ड्राइविंग प्रैक्टिस तक। तुमने मेरी जिंदगी में बहुत मजा भरा है। तुम्हारी ऊर्जा और ईमानदारी एक छोटे सूरज की तरह है जो अपने आसपास के हर इंसान को गर्माहट देती है। टिफनी ने नजरें झुका लीं, उसकी लंबी पलकों ने उसकी आंखों के भावों को छिपा लिया और उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। निकोल, तुम हमेशा पेशेवर मामलों पर चर्चा करने के लिए काम का बहाना बनाती थी। मैं तुम्हारे फोकस और तुम्हारे कोमल स्वभाव का बहुत सम्मान करता हूँ। निकोल ने अपनी आंखों की नमी छिपाने के लिए हाथ से बालों को ठीक किया। मैं आप सभी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरी आवाज धीमी थी पर दृढ़। मेरे दिल में तुम हमेशा क्लोई की प्यारी बहनें रहोगी और तुम हमेशा मेरी बहनें रहोगी। मैं इस पारिवारिक बंधन को हमेशा संजो कर रखूंगा और मैं क्लोई का बहुत ख्याल रखूंगा। यह कहने के बाद मैंने और देर नहीं की। मैंने अपनी जेब से मखमली डिब्बा निकाला, घुटने के बल बैठकर उसे खोला। अंदर एक सादी शानदार हीरे की अंगूठी थी। उसका पत्थर मंद लेकिन स्थिर चमक से दमक रहा था। मैंने यह अंगूठी खास तौर पर बनवाई थी, जिसके अंदर हमारे नाम के शुरुआती अक्षर गुदवाए हैं, जो हमारे अटूट बंधन का प्रतीक हैं। मैंने क्लोई की ओर देखा, मेरी आंखें प्यार से भरी थीं। क्लोई, इतने सालों के साथ के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सिर्फ लंबे साथ की एक आदत हैं, लेकिन जब तुम घायल हुई तो मैं आखिरकार अपना दिल समझ पाया। मुझे पता है मेरे पास कहने को कोई बनावटी शब्द नहीं है, बस एक दिल है जो अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लोई पूरी तरह दंग थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर से सिर हिलाया, उसकी आवाज भावनाओं के कारण रुंध गई थी। मैं तैयार हूं, मैंने खड़े होकर धीरे से अंगूठी उसकी उंगली में डाली और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था जब उसने मेरी कमर को थाम लिया, जैसे वह खुद को मुझसे एक कर लेना चाहती हो। मिसेज वॉकर की आंखें पहले से ही लाल थीं। उन्होंने मिस्टर वॉकर का हाथ थामकर दोहराया, यह बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत। हाँ, मिस्टर वॉकर ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा और चुपके से अपनी आस्तीन से आंखें पोंछी। बच्चों की मुश्किलें आखिरकार खत्म हुई। अब से हमारा परिवार वाकई पूरा हुआ। विक्टोरिया आगे आई और उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर सच्ची राहत झलक रही थी। मैं तुम दोनों के खुश रहने की कामना करती हूँ। शुक्रिया विक्टोरिया, मैं क्लोई का बहुत ख्याल रखूंगा। टिफनी भी आई, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसकी मुस्कान सच्ची थी। ईथन, बेहतर होगा कि तुम मेरी बहन के साथ अच्छे से रहो। उसने प्यार से क्लोई के गाल नोचे। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। उनके बीच की सारी दूरियां पिघल गईं। चिंता मत करो टिफनी। निकोल ने चश्मा ठीक किया और धीमी आवाज में कहा, क्लोई, ईथन, मैं तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करती हूँ। अब से हम सब एक परिवार हैं। उसका लहजा कोमल था, लेकिन अब उसमें शांति और सच्चाई थी। क्लोई और मैंने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखें कृतज्ञता और खुशी से भरी थीं। मैं जानता था कि तीनों बहनों ने वाकई सब कुछ भुला दिया है और उनका आशीर्वाद अनमोल था। आने वाले दिनों में हमने अपनी शादी की योजना बनानी शुरू की। क्लोई ने कहा कि उसने हमेशा धूप में फूलों की खुशबू के बीच दोस्तों और परिवार के आशीर्वाद के साथ एक लंबी शादी का सपना देखा था। ठीक है, मैंने तुरंत सहमति दे दी। तुम जो चाहोगी मैं उसे हकीकत बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। शादी अगले वसंत में गांव के एक प्राइवेट एस्टेट में तय हुई। वहां का लॉन हरे मखमली कालीन जैसा तैयार किया गया था। यह हर तरह के फूलों से घिरा था। चेरी ब्लॉसम, गुलाब और ट्यूलिप रंग और खुशबू की छटा बिखेर रहे थे। हमने बगीचे के किनारे गार्डनियर्स के फूल भी लगाए, जो वॉकर परिवार के बगीचे का संकेत थे और हमारे शुद्ध व लंबे प्यार का प्रतीक। शादी की तैयारियों में तीनों बहनों ने मदद की पेशकश की। विक्टोरिया ने बारीकियों पर ध्यान देते हुए शादी के शेड्यूल और मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और हर छोटी बात का ख्याल रखा। उसने खुद पार्टी के तोहफे चुने, उन्हें मेहमानों की पसंद के मुताबिक कस्टमाइज किया और सीटिंग चार्ट को भी बार बार ठीक किया ताकि हर कोई सहज महसूस करे। उसने बेहतरीन फूल वालों से भी बात की ताकि शादी वाले दिन फूल ताज़ा भरे हुए और खुशबूदार रहें। टिफनी, जो फुर्तीली और चुलबुली थी, उसे बैंड बुक करने और माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई ताकि शादी एक उत्सव बन जाए। उसने रोमांटिक संगीत बजाने वाले बैंड को चुना और कई इंटरैक्टिव गेम्स तैयार किए ताकि सभी मेहमान हिस्सा ले सकें और मजा करें। उसने शादी के साइन बोर्ड भी खुद डिजाइन किए और उन्हें प्यारे फॉन्ट और इलस्ट्रेशन के साथ सजाया, जो बहुत निजी और वार्म महसूस हो रहा था। डेटा एनालिटिक्स और कोऑर्डिनेशन की महारत के साथ बजट और स्टाफ संभालने की जिम्मेदारी संभाली ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। उसने किसी भी आपात स्थिति के लिए बैकअप प्लान भी तैयार रखा था। उसने हर खर्च को दर्ज करते हुए विस्तृत स्प्रेडशीट बनाई और स्टाफ को काम सौंपा ताकि शादी बिना किसी बाधा के पूरी हो। उन्हें इधर उधर काम करते देख क्लोई मेरे कंधे पर टिक गई और धीरे से बोली, ईथन, मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बहनें यहां हैं। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ, वे सब बहुत अच्छी हैं। हमें भविष्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। शादी के दिन मौसम बेहतरीन था। धूप खिली थी और मंद मंद हवा चल रही थी। एस्टेट को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और फिजा में खुशी घुली थी। मेहमान आने लगे थे। उनके चेहरों पर आशीर्वाद और मुस्कान थी।
मिस्टर और मिसेज वॉकर औपचारिक कपड़ों में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। उनकी आंखों की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। क्लोई एक साफ सफेद गाउन में, जिसका घूंघट उसकी गर्दन को घेरे हुए था, गार्डनियस और सफेद गुलाब का गुलदस्ता लिए पिता के साथ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके गाउन की ट्रेल बहुत लंबी थी, जो लॉन पर खिली हुई बर्फ जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था, आंखें कोमल थीं, होठों पर शर्मीली मुस्कान थी और उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। लॉन के रेड कारपेट पर गुलाबी पंखुड़ियां बिछी थीं और बैंड रोमांटिक धुन बजा रहा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी देवदूत जैसी लग रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। मुल्होलैंड ड्राइव पर हमारी पहली मुलाकात से लेकर इस पल तक सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैर गया। उसका साहस, उसकी कोमलता, उसका भरोसा, सब मेरे दिल में बसा था। मैं काले सूट में खड़ा था, उसके पसंदीदा फूल सूरजमुखी का गुलदस्ता लिए, जो रोशनी और गर्मी का प्रतीक था। मिस्टर वॉकर ने क्लोई का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। ईथन, क्लोई हमारे परिवार का खोया हुआ खजाना है। मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और जिंदगी भर प्यार करना होगा। मैंने क्लोई का हाथ कसकर थाम लिया। मेरी आवाज में दम था। मैं मरते दम तक निभाऊंगा। मैं अपना जीवन इसे सुरक्षा देने, संजोने और प्यार करने में बिताऊंगा और कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वॉकर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और मिसेज वॉकर के पास अपनी सीट पर लौट आए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान बांटी। वे बहुत संतुष्ट थे। शादी की रस्म शुरू हुई। पंडित ने हमारे सामने खड़े होकर धीरे से पूछा, ईथन, क्या तुम क्लोई वॉकर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? अच्छे और बुरे वक्त में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और स्वास्थ्य में, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हो? मैं करता हूं। मेरी आवाज साफ और दृढ़ थी। मेरी नजरें क्लोई पर थीं, जिनमें उसके लिए गहरा प्यार था। मैं जानता था कि ये दो शब्द सिर्फ वादा नहीं, बल्कि जिंदगी भर का प्रण है। क्लोई वॉकर, क्या तुम ईथन को अपना पति मानती हो? अमीरी और गरीबी में, बीमारी और सेहत में उसे प्यार करने और संजोने का वादा करती हो? क्लोई ने मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह शुद्ध खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैं मानती हूं, उन सादे शब्दों में जिंदगी भर का साथ निभाने की ताकत थी। उसकी आंख से एक आंसू उसके सफेद गाउन पर मोती की तरह गिरा। हमने अंगूठियां बदली। मैंने धीरे से क्लोई की उंगली में अंगूठी डाली और उसने मेरे लिए भी ऐसा ही किया। जिस पल हमारी उंगलियां छुईं, एक गर्म और स्थिर धारा हमारे बीच गुजरी। उस छोटी अंगूठी ने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बांध दिया। अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं। ईश्वर करे तुम दोनों साथ में लंबा और खुशहाल जीवन जियो। पंडित के इतना कहते ही चारों तरफ तालियों और चीयर्स की गूंज सुनाई दी। रंगीन गुब्बारे आसमान में तैर गए और चारों तरफ खुशियां छा गईं। मैंने झुककर धीरे से क्लोई के होंठ चूमे। वे कोमल और गर्म थे, जिनमें गार्डनियस की हल्की महक थी। उस पल में वक्त मानो ठहर गया था। आसपास का सब कुछ धुंधला हो गया। सिर्फ हमारी धड़कनें और सांसें सुनाई दे रही थीं। शादी के दूसरे साल क्लोई मेरे पास आई, प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थामे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। ईथन, देखो, हम माता पिता बनने वाले हैं। मैंने रिपोर्ट ली। एक पल के लिए मेरा दिमाग सन्न हो गया और फिर अवर्णनीय खुशी मुझ पर छा गई। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। सच में क्लोई, हम माता पिता बनने वाले हैं। वह मेरे सीने पर टिककर सिर हिलाकर मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि 5 हफ्ते हो गए हैं। यह खबर हमारे जीवन में खुशी की लहर ले आई। मिसेज वॉकर उसी दिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बैग लेकर पहुंच गईं। अंदर आते ही उन्होंने क्लोई का हाथ थाम लिया। उनकी आंखें क्लोई के चेहरे से लेकर उसके पेट तक ऐसी देख रही थीं जैसे उन्हें कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो। मेरी प्यारी बच्ची, यह बहुत बढ़िया खबर है। अब से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। थकना नहीं है। जो भी खाने पीने का मन हो, माँ तुम्हारे लिए बना देगी। मिस्टर वॉकर पीछे से आए। उनके हाथ में एक लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें खास तौर पर लाया गया जंगली जिनसेंग था। उनका लहजा शांत था, पर वह अपनी मुस्कान छिपा नहीं पा रहे थे। क्लोई, अपनी सेहत बनाओ। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बस अपने पिता को बताना। विक्टोरिया ने अगले ही दिन अपनी सालाना छुट्टी ली और घर पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वह प्रेगनेंसी की किताबें ले आई और रोज क्लोई के लिए पौष्टिक खाना बनाने लगी। आज से मैं तुम्हारी फुल टाइम लॉजिस्टिक्स हेड हूं। उसने सुंदर लिखावट में एक डाइट चार्ट भी बना लिया था। देखो, पहली तिमाही में तुम्हें मसालेदार खाना छोड़ना होगा। मैंने तुम्हारे लिए रतालू और बाजरे की खिचड़ी बनाई है। यह मॉर्निंग सिकनेस में मदद करेगी। यह कितनी अच्छी महक रही है। हाँ, धीरे धीरे पियो। ध्यान रहे मुन्ना जल जाए। क्लोई ने खिचड़ी का कटोरा थाम लिया। उसका दिल गर्माहट से भरा था। विक्टोरिया, तुम्हें मेरे लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। विक्टोरिया ने हाथ हिलाया। उसकी मुस्कान कोमल थी। पगली लड़की, इस वक्त तुम और बच्चा सबसे महत्वपूर्ण हो। टिफनी एंटरटेनमेंट डायरेक्टर बन गई थी। वह वीकेंड पर ढेर सारी सीडी और पिक्चर बुक्स लेकर जल्दी आ गई। क्लोई, मुझे बहुत सारा शांतिदायक प्रीनेटल संगीत मिला है और यह किताब बेबीज वंडरफुल वर्ल्ड। तस्वीरें बहुत प्यारी हैं। चलो साथ में बच्चे को कहानियां सुनाते हैं। वह सोफे पर बैठकर बड़े हाव भाव के साथ किताब पढ़ने लगी, यहां तक कि जानवरों की आवाजें भी निकालने लगी, जिससे क्लोई खिलखिलाकर हंस पड़ी। हा हा हा, टिफनी, तुम्हारी मिमिक्री बहुत अच्छी है। बच्चा तुम्हारी खुशी जरूर महसूस कर पा रहा होगा।
टिफनी ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। बेशक तुम भूल गई, मैं कॉलेज के ड्रामा क्लब में थी। फिर भी बच्चे की शुरुआती शिक्षा पूरी तरह मुझ पर है। निकोल ने एक मोटा फोल्डर मेरे हाथ में थमाया। प्रीनेटल चेकअप शेड्यूल, भ्रूण की हलचल की निगरानी और प्रीनेटल योग क्लासेस सब मार्क किए हुए हैं। मैंने नैनीज के रेज्यूमे और पोस्टपार्टम केयर सेंटर्स की तुलना भी डाल दी है। देखो अगर कुछ बदलाव करना हो। मैंने फोल्डर खोला। अंदर के चार्ट बेहद व्यवस्थित थे। तुम कितनी बारीकी से काम करती हो। तुमने तो फॉर्मूला दूध के घुलने की दर और अलग अलग डायपर के ब्रीदेबिलिटी तक का हिसाब रखा है। निकोल के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये सब जरूरी है। बच्चे की सुरक्षा सबसे अहम है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पहले से सोचकर चलना होगा। क्लोई की प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, पर उसे अक्सर थकान और नींद महसूस होती थी। मैंने अपने काम के शेड्यूल से ज्यादातर फालतू काम हटा दिए ताकि मैं समय पर घर आ सकूं और उसके साथ रह सकूं। हर रात मैं धीरे से अपना सिर उसके पेट पर रख देता, अंदर की हलचल सुनने की कोशिश करता और उस नन्ही सी जान के बढ़ने की कल्पना करता। क्लोई मुस्कुराती और मेरे बालों में हाथ फेरती। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने होते। ईथन, तुम्हें क्या लगता है बच्चा तुम्हारी तरह होगा या मेरी तरह? मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी हथेलियों में दबाया। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चा तुम्हारी तरह हो, विनम्र और दयालु। और अगर उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हुईं तो वो बहुत सुंदर होगा। वह मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोने मुड़ गए। चांदनी में उसका चेहरा बेहद कोमल लग रहा था। खैर, मुझे उम्मीद है कि बच्चा तुम्हारी तरह हो, बहादुर और जिम्मेदार, ताकि वो भविष्य में खुद की रक्षा कर सके। जैसे जैसे हफ्तों बीते, क्लोई का पेट बड़ा हो गया और हिलना डुलना मुश्किल होता गया। रात में कमर दर्द की वजह से उसे नींद आने में दिक्कत होती थी। इसलिए मैं उसके साथ जागता, उसकी कमर मालिश करता और उसे आरामदेह स्थिति पाने में मदद करता। सुनो ईथन, तुम्हें मेरे साथ जागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कल काम पर भी जाना है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से उसकी कमर की मालिश करना जारी रखा। सब ठीक है। जब तुम असहज हो तो मैं भला कैसे सो सकता हूँ? वैसे भी यहाँ तुम्हारे और बच्चे के साथ रहना मुझे खुशी देता है। कभी कभी उसे किसी पुरानी पूरी रात खुलने वाली दुकान के वॉन्टन खाने का मन होता और मैं कोट पहनकर उन्हें लेने दौड़ पड़ता। गरम सूप लेकर वापस आना और उसे संतोष के साथ खाते देखना खुद खाने से कहीं ज्यादा मीठा लगता था। क्या ये अच्छा है? अगर कम है तो मैं और ले आ सकता हूँ। क्लोई ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ढेर सारा भरोसा था। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे लाए हुए खाने का स्वाद हमेशा सबसे बेहतर होता है। मैं जानता था कि आगे का रास्ता लंबा है और शायद तूफान भी आए, लेकिन जब तक मेरे पास ये परिवार, ये प्यार है, तब तक मेरे अंदर हर मुश्किल का सामना करने का साहस है। प्यार से बुनी ये खुशी आंगन में खिले गार्डनिए के फूलों की तरह होगी, जो साल दर साल महकती रहेगी और हमारी बाकी की पूरी जिंदगी के हर दिन को रोशन करती रहेगी।